मोबाइल से नुकसान ज़्यादा जो पहले नुकसान की मात्रा जो है वो बढ़ ही जाएगी अगर अंधकार में न उजाले में अगर मोबाइल देखता रहे तो शायद आंख पर कम असर पड़ेगा बनिस्बत के अंधकार में। लेकिन अंधकार वो चूज करता है इसलिए कि वहां पर पकड़ा जाना आसान नहीं है। ये और भी दुख की बात है, कितना भी समझाया जाए बेटा मोबाइल को थोड़ा दूर रखो, हमेशा उसके पीछे नहीं लगो, कहाँ सुनते। खैर माफ करिएगा, डाइग्रेशन हुआ। भट्ट साहब निवेदन है आप शुरू करें, हम जी लोग सर। बड़े इंतजार ही कर रहे हैं आपका। जी सर, सॉरी फॉर लेट, आज थोड़ा ऑफिस से आने में टाइम लग गया। तो ये टॉपिक जब सर ने और सर हम और डिस्कस कर रहे थे तो मुझे भी काफ़ी अच्छा लगा, क्योंकि मैंने इसमें एज ए साइकोलॉजिस्ट 5 साल काम किया था पंजाब में। जी। और कोरोना के बाद तो बहुत और बहुत सारे चीज़ों को देखने का मौका मिला। और जब भी न्यूज़पेपर में देखता हूँ तो बच्चों के क्राइम आजकल बहुत आने लगे हैं। तो सोचने को मजबूर होता है कि ये चीज़ें हो कहाँ से रही हैं। और अगर आप देखेंगे तो 70 से 80% बच्चों के आजकल ग्लासेस लग गए हैं, चश्मे लग गए हैं। और आपने बड़ा सही कहा कि ये बच्चे अगर लाइट में देखें तो शायद प्रभाव कम पड़े, और अगर अंधेरे में देखते हैं तो ब्लू रेज एक निकलती है, पहले अल्ट्रावायलेट ट्यूबलाइट से निकलती थी, डरते थे कि अरे बड़ा कम दिखेगा, इसको जरा जो है ट्यूबलाइट दूर लगवाओ। आजकल तो बच्चों के पूरे न्यूरॉन्स को डिस्टर्ब कर रही हैं, क्योंकि ग्रोइंग एज है। तो इसलिए ये टॉपिक बड़ा रिलेवेंट हो जाता है, क्योंकि इनसे इनका फोकस जा रहा है, इनसे इनकी लर्निंग एबिलिटी जा रही है। तो अगर हम ये देख लें कि किस तरह से बच्चों का डेवलपमेंट होता है, एक पेपर भी मैंने देखा, बड़ा रिलेवेंट था, 2023 में छपा था जर्नल ऑफ क्लिनिकल डायग्नोस्टिक रिसर्च में। और ये इसी पे था कि अगर मोबाइल फ़ोन बच्चे ज़्यादा यूज करेंगे तो कितने % बच्चे, एक जो डिजीज़ है जिसको बोलते हैं अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर, माने बच्चा बहुत एक्टिव नज़र आता है लेकिन वो फोकस नहीं हो पाता है और बहुत जल्दी क्रोधित में आ जाता है, हर चीज़ तोड़ने फोड़ने लगता है। तो इससे समझ सकते हैं आप कि इसको ADHD की स्टार्टिंग हो चुकी है। तो क्या इसके पीछे मोबाइल जिम्मेदार है? हाइपोथेटिकली तो हम बहुत कुछ बोल सकते हैं। तो इन्होंने काफ़ी रिसर्च किया, और इस रिसर्च में, और हॉस्पिटल था केरला का, इंडिया में ही रिसर्च हुआ, 6 से 11 साल के बच्चों के ऊपर स्टडी किया गया। तो ये देखा गया कि जो बच्चे 1.5 से 2 घंटे के लगभग मोबाइल फ़ोन पर डे यूज कर रहे थे, लगा लीजिए 1 घंटे लगभग पर डे, और पेरेंट्स जो कि जल्दी सो जा रहे थे और बच्चे रात में भी मोबाइल यूज कर रहे थे, तो 22% से ज़्यादा बच्चों को देखा गया कि वो ADHD पॉजिटिव हो गए। आपको बता दूं कि ADHD बच्चों में जब विकसित हो रहे होते हैं बच्चे, उस टाइम पे ज़्यादा होने की संभावना होती है। ये न्यूरोनल डिस्टर्बेंसेस है, जिसको एक बार हो गया उसको ठीक होने में 1 साल से लेके 2-3 साल तक लग सकता है, क्योंकि ये डिज़ीज़ ऐसी है जिसमें बच्चा नॉर्मल दिखता है लेकिन बिहेवियर बिल्कुल अनयूजुअल करता है। और ऐसे बच्चे किस तरफ जा सकते हैं, इसकी भयावता कहना मुश्किल है। तो एक अगर डेवलपमेंट की स्टेज देखें तो बच्चा मोबाइल कब पकड़ता है? 12th मंथ जब होता है उसके बाद पकड़ना शुरू कर देता है मोबाइल। उसको शाइनिंग, चमक, उसको समझ में तो आता नहीं, चमक उसको बहुत अच्छी लगती है, उसमें वीडियो चल रहे हैं, उसका म्यूजिक चल रहा है। तो वो 12th मंथ से, यानी 1 साल का जब हो जाता है, तो वो पकड़ना शुरू करता है, जबकि वो एज उसकी एक्चुअल में होती है जब वो सीखना चाहता है। देख लिए कि कलम तुम ठीक से देख रही हो कि नहीं। मेरा जियाली वाली आते हैं, मेरी दीदी को पता है, खिला रही है ना, खिला रही है कुछ है।
थैंक यू सर। तो ये होती है जब बच्चा ड्राइंग करना सीखता है, कलम पेंसिल पकड़ना सीखता है, और उस टाइम पे अगर मोबाइल वो पकड़ता है तो उसके न्यूरॉन्स बट नेचुरल डिस्टर्बेंस होंगे। और यहाँ तक भी देखा गया है कि जब वो स्पीच बोलना सीख रहा होता है, उसके माइंड में जो घर का वातावरण होता है, जो इससे मंत्रोच्चार कर रहे हैं, पूजा पाठ कर रहे हैं, घंटियाँ बज रही हैं, तो ये सारे उसके माइंड में रिकॉर्ड होती है। तो स्पीच वो धीरे धीरे उन चीज़ों को ट्रांसलेट करना शुरू करता है, रिस्पॉन्स देना शुरू करता है। 3 मंथ से लेके 6 मंथ से लेके फिर 9 मंथ 12 मंथ में वर्ड बोलना भी शुरू करता है। तो इस टाइम पे अगर मोबाइल की ऐसी सी वॉइस ले ले, म्यूजिक ले ले जो उसको सूट नहीं करती है, या बहुत कोई ऐसा वायलेंस वाला सीन है, तो उसके माइंड में बहुत सारी चीज़ें भयावह रूप में जा सकती हैं। और 9 मंथ में अगर मोबाइल 9 मंथ से स्टार्ट कर दिया इसने, और बहुत सारी चीज़ों, साउंड से भी इफेक्ट हो सकता है। हम कह नहीं सकते कौन सी चीज़ देख रहा है, क्या साउंड आ रही है, किस तरह की चीज़ें हैं, क्या माइंड में उसके रिटेन हो रहा है। तो बट नेचुरल है कि उसको डिप्रेशन में जाना स्वाभाविक है। इसके न्यूरॉन्स में अलग अलग तरह के नेगेटिव हार्मोन्स रिलीज होंगे और वो उसके डेवलपमेंट को पूरी तरीके से दबाएंगे, जिसका रिजल्टेंट होता है ADHD के रूप में सिम्टम आना। और न केवल ADHD होती है, बल्कि बहुत सारे खतरे उसके लाइफ के ऊपर मंडराने लगते हैं, क्योंकि आजकल साइबर बुलिंग के बहुत केस हैं, जिसमें बहुत सारे आतंकवादी, बहुत सारे नेटवर्क गैंग ऑपरेटिव हैं। ये ऐसे परिवारों को ढूंढते हैं जहाँ पे बच्चे बहुत एडिक्टेड हैं मोबाइल के, और वहाँ से पैसा ट्रांसफ़र करा सकते हैं, उनको चोरी की आदतें सिखा सकते हैं, घर में से रकम गायब करवा सकते हैं। तो बहुत सारे कांड करवा रहे हैं वो बच्चों को, क्योंकि बच्चों के पास डिसीजन लेने की क्षमता नहीं होती है। उनको जो ऑर्डर दिया जाएगा वो करेंगे, और पेरेंट्स की निगाह बिल्कुल नहीं होती। वो सोचते हैं तो बच्चा क्या ही कर लेगा, मोबाइल दे दीजिए, हम अपना टाइम पास करते हैं। और कभी कभी तो घर में ये होता है कि सारे मोबाइल लेके बैठे हैं, पेरेंट्स भी, बच्चे भी, मदर भी, किसी को टाइम नहीं बात करने का। तो जो एडल्ट्स हैं उनको तो दिक्कत नहीं है, लेकिन जो ग्रोइंग बच्चे हैं जिनको टेंशन चाहिए हर बात में, वो किसी न किसी खतरे में ना फंस जाएं। इसको पेरेंट्स को बहुत ध्यान देने की ज़रूरत है, क्योंकि न केवल इनका फोकस जाएगा, स्ट्रेस जाएगा, स्लीप डिसऑर्डर इफेक्ट होगा, रात में जगेंगे, चोरी करना सीखेंगे, झूठ बोलना सीखेंगे, एक से एक ऐसे डायलॉग बोलेंगे जो एक एडल्ट बच्चा बोलता है। तो वो चीज़ आप सुन सकते हैं बहुत आसानी से कि बहुत सारे बच्चे आजकल एडल्ट डायलॉग बोलने लगे हैं, और बहुत सारे ऐसे जोक मारने लगे हैं जिसका खुद उनको अर्थ पता नहीं होता है, जो 6 से 8 साल के बच्चे हैं। और 6 से 8 साल के बच्चे बहुत सारे क्राइम भी करने लगे हैं, क्योंकि डार्क नेट एक ऐसा नेट है जिसमें कौन है इसका पता नहीं लगता, उसको ट्रेस करना बहुत मुश्किल है। तो बच्चा उस तरह की चीज़ों को आदी हो सकता है। और साइबर बुलिंग में क्या होता है कि कोई भी उसको बैठ के ऑर्डर कर सकता है। उसको लास्ट ईयर मैंने देखा था कि बहुत सारे ऐसे केस आए थे जिसमें धर्म परिवर्तन तक करा दिया गया था बच्चों को। तो बहुत सारी घटनाएं हो रही हैं। इस ऐसे केस में हमारे पास क्या उपाय हो सकता है? मोबाइल फ़ोन में बहुत सारी पढ़ाई भी हुई कोरोना के टाइम पे, बहुत सारी यूज़फुल चीज़ें भी रही, लेकिन अब तो ऐसी भी घटनाएं आ रही हैं कि मोबाइल फ़ोन अगर छीन लिया जाए बच्चे से तो वो कोई काम नहीं करता, वो दिन भर लड़ाई करेगा, खाना नहीं खाएगा। इस चीज़ों का क्या उपाय हो सकता है? तो टाइम्स ऑफ इंडिया को मैं देख रहा था, टाइम्स ऑफ इंडिया में एक 2015 में ही रिपोर्ट छप गई थी इस खतरे के बारे में कि मोबाइल फ़ोन जितना बेसिक हो घर में पहले तो वो अच्छा है, उससे ज़्यादा वो कॉल कर सकते हैं, उससे ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते। या अगर देना है उनको मोबाइल, बहुत आपकी मजबूरी है तो लैपटॉप भी दीजिए, जिसमें कि वो कुछ ड्राइंग सीख सकते हैं, या कागज़ दे दीजिए, पेंसिल दे दीजिए, कुछ एक्टिविटी दे दीजिए, कुछ वर्क दे दीजिए। लेकिन मोबाइल फ़ोन तो अब US में भी रिपोर्ट आई थी अभी कुछ दिन पहले कि अब वहाँ पे पेरेंट्स ये सोचने लगे हैं, जिस तरह से क्राइम शुरू हुए हैं अमेरिका में, मर्डर शुरू हुए हैं, बहुत सारी चीज़ें, थेफ्ट शुरू हुई हैं, तो इंडिया में भी वो चीज़ें हो रही हैं।
तो इंडिया एक ऐसा कंट्री है जिसमें सबको आज़ादी है कुछ भी करने की, सोचने की। किसी को आप पढ़ा नहीं सकते, टीच नहीं कर सकते, ना कोई लेसन कोई लेता है। यहाँ सब ज्ञान देते हैं। तो यहाँ पे बहुत मुश्किल है। पेरेंट्स को कितनी भी गाइडलाइन आ जाए, गवर्नमेंट से आ जाए, किसी भी विद्वान से आ जाए, तो वो सुनते नहीं, अपने हिसाब से करते हैं। तो पेरेंट्स यूएस में क्या सोचने लगे हैं कि भाई स्मार्टफोन से अच्छा तो हमारा पुराना वाला फ़ोन था, बच्चे क्या कर लेंगे, उसमें बहुत ज़्यादा कुछ नहीं है। तो मजबूरन जब वो इस तरह की सुविधाएं की कमी होगी तो वो ऑब्वियसली बुक की तरफ जाएंगे, क्रिएटिविटी की तरफ जाएंगे, एक्टिविटी की तरफ जाएंगे। तो इसमें सबसे बड़ी जिम्मेदारी जो आती है इन सब नुकसान की भरपाई के लिए, वो आती है पेरेंट्स की। और पेरेंट्स को एजुकेट ज़रूर करना चाहिए, क्योंकि कई बार अचानक उनको आइडियाज़ नहीं सोचते हैं। और ये भी होता है कि पेरेंट्स जो कर रहे होते हैं बच्चे उसी को अडॉप्ट कर लेते हैं, क्योंकि आजकल छोटी फैमिली भी है तो बच्चों के पास ये भी समस्या है कि कोई घर में है ही नहीं है, अकेला बच्चा है, तो वो जाएगा कहाँ। तो वो इधर उधर खेल के फिर मोबाइल पकड़ ले रहा है। मोबाइल, मदर काम पे लगी हुई है, फादर बिजनेस में लगे हैं या कहीं वर्क में है, तो किसी को टाइम नहीं है, या नौकरानी को दे दिया। तो ये भी एक समस्या है, नौकरानी क्या टेक केयर करेगी, वो भी मोबाइल पकड़ा देती है। तो सबके पास स्मार्टफोन है, तो इस वजह से भी एक दिक्कत है कि इजीली एक्सेसिबल है, इजीली अवेलेबल है, और कोई कंट्रोल नहीं है। भारत सरकार का कोई रूल नहीं है, रेगुलेशन नहीं है, कानून नहीं है, किस तरह के कंटेंट दिखाए जाएंगे। कंटेंट चल रहा है, एडल्ट कंटेंट फेसबुक पे खूब आते हैं, बहुत सारे वाहियात तरह के सीरियल बनते हैं। और नेटफ्लिक्स जैसे प्लेटफॉर्म है ना, तो मुझे लगता है कि 5 साल के बाद क्राइम का रेट 10 गुना बढ़ चुका होगा, 10 से या 25 गुना। क्योंकि मैंने एक नेटफ्लिक्स की मूवी देखी और इसके बाद मैं समझ गया कि क्या चल रहा है इसमें। इतना खून खराबा, इतना मर्डर, इतना हर वो बुरी चीज़ दिखाई जा रही है जो हम पेरेंट्स या टीचर्स रोकते हैं बच्चों को। हर वो चीज़ दिखाई धड़ल्ले से दिखाई जा रही है। और घरेलू संबंधों के बारे में, मर्डर करना, चोरी करना, ये सब पॉजिटिव वे में दिखाया जा रहा है। और इस पर कोई बड़ा से बड़ा संगठन आवाज़ नहीं उठाता, कोई भारत सरकार का मंत्री इस पर नहीं बोलता है। सुषमा स्वराज जी थी, मुझे याद है, उन्होंने बहुत सारे कदम उठाए थे बैन करने के लिए और बहुत सारा एक्शन लेती थी। बट अभी तो बहुत सारे मिनिस्टर हैं और जिस तरह की चीज़ें चल रही हैं, बच्चों के साथ कोई भी खिलवाड़ हो, कोई दिक्कत नहीं है उनको। नीट का एग्जाम्पल ले लीजिए, नीट में कितने साल के बच्चे होते हैं, बहुत सारे तो डिप्रेशन में चले गए होंगे जिस तरह का स्कैम हुआ है। और जिसमें मंत्रालय हैं वो बिल्कुल न्यूट्रल हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता, कुछ कैंसिल नहीं हुआ, सुप्रीम कोर्ट भी न्यूट्रल है। तो जो समाज का आउटलुक ये नज़र आ रहा है कि सारे लोग न्यूट्रल हैं बच्चों के लिए, और यही खतरनाक स्थिति होने जा रही है कल को। तो इस संवाद के माध्यम से, इस चैनल के माध्यम से अगर मेरी 1% बात भी लोगों को पहुंच जाए, और वो ये कि आप अपने बच्चों को खुद बचा सकते हैं, आपको स्मार्टफोन कम से कम यूज करना पड़ेगा और पुराने टाइम में जाना पड़ेगा। ब्लू स्क्रीन की हम बात कर रहे थे, इस बच्चे का आप देख सकते हैं कि ये बहुत चीज़ों को देख रहा है, बहुत सारी चीज़ों को देख रहा है। न केवल इसकी आंखें खराब हो रही, इसकी माइंड में क्या न्यूट्रिशन जा रहा है मीडिया के माध्यम से, उसको वॉच करने वाला पूरी दुनिया में कोई नहीं। पेरेंट्स होते हैं तो वो हटा भी देते हैं। पुराने ज़माने में याद है, हम टीवी देखा करते थे, कोई ऐसा सीन आता था पिक्चर में तो पेरेंट्स चैनल चेंज कर लेते थे। आज उसको शाबाशी के रूप में दिखाया जा रहा है कि अरे पेरेंट्स चैनल के पेरेंट्स भी साथ देखें। तो उल्टी सीधी बहुत सारी बातें कही जा रही हैं, कहाँ तक ठीक है मुझे नहीं लगता कि समाज को ऐसी न्यूट्रिशन की ज़रूरत है जहाँ पेरेंटल कंट्रोल बिल्कुल ख़त्म हो जाए और नेटफ्लिक्स जैसे OTT को बिल्कुल खुलेआम आज़ादी मिल जाए, कुछ भी देखने की, कुछ भी दिखाने की, कुछ भी करने की, कुछ भी बोलने की। तो इस पर बुद्धिजीवियों की तरफ से आवाज़ उठनी चाहिए और उनको सोचना चाहिए कि आखिर वो दौर कब लौटेगा जहाँ बच्चे एक्टिविटी करेंगे, योगा करेंगे, एक्सरसाइज करेंगे, जंगलों में खेलेंगे, आपस में इंटरेक्शन बढ़ाएंगे। 2016 में एक रिपोर्ट आई थी, रिपोर्ट कार्ड, बहुत अच्छी रिपोर्ट आई थी। इसके बाद मैंने देखा 2016 के बाद कोई भी रिपोर्ट नहीं जनरेट की गई। आई डोंट नो कि क्यों नहीं हुई, कि क्या रेटिंग है फिजिकल एक्टिविटी की चिल्ड्रन और यूथ में, कितना पार्टिसिपेशन है, क्या अचीवमेंट है उनका, उससे क्या बेनिफिट है।
ये सारी चीज़ों के विषय में स्टडी करनी चाहिए। कंपलसरी होना चाहिए फिजिकल एजुकेशन, कंपलसरी होना चाहिए स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेशन, और वो 60% होना चाहिए पूरे सिलेबस का, 40% होना चाहिए आपका ये जो साइंस मैथ और ये सारी चीज़ें हैं। लेकिन अभी का जो सिस्टम है मैकाले की शिक्षा पद्धति, उसमें 90% वो सारी चीज़ें हैं और 10% आपकी फिजिकल एक्टिविटी है। तो बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं, जीनियस भी होते हैं, वो नहीं पढ़ना चाहते, नहीं पढ़ते, वो यही सब करते हैं, फिजिकल एक्टिविटी करेंगे, बहुत सारे आउटवर्ड एक्टिविटी करेंगे, लेकिन वो पढ़ाई में ज़्यादा अच्छे नहीं होते हैं। लेकिन उनको समाज किस दृष्टि से देखता है किसी से छिपा नहीं है, लेकिन उसके बावजूद वो कई फील्ड में देखा गया है एक्सेलेंट होते हैं, अच्छे लीडर बनते हैं, अच्छा बिजनेस करते हैं, क्योंकि वो जो जिस सोसाइटी में लोगों को समझने की क्षमता डेवलप कर रहा है, लोगों से इंटरेक्ट कर रहे हैं, वो चीज़ एक्चुअल एजुकेशन है जो काम आती है किसी को अपने पैर पे खड़े होने में। तो ऐसी चीज़ें होनी चाहिए, ऐसी रिपोर्ट जनरेट होनी चाहिए, ऐसी स्कूल वाइज रिपोर्ट होनी चाहिए, और हमें शिक्षा में करिकुलम में बदलाव करने चाहिए कि जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा फिजिकल एक्टिविटी शामिल हो, छोटे बच्चों से लेके बड़े बच्चों में जंगल का वातावरण हो, ओपन एनवायरनमेंट हो जहाँ खूब ऑक्सीजन मिले। आजकल प्ले स्कूल भी उस डिज़ाइन के आ रहे हैं, किड्जी और बहुत सारे ऐसे हैं जिसमें बिल्कुल रूम बंद है, गर्मी सफोकेशन हो रही है, बच्चा उसमें ठूसा गया है, इसके बाद टीचर उसको पढ़ा रही है, गार्जियन देख रहे हैं कितना फैशनेबल है, कितना आर्टिफिशियल चीज़ें हैं, किसी को कुछ समझ में आ रहा है। बच्चे की ग्रोथ और डिप्रेशन में जाने का सबसे बड़ा कारण है बंद कमरा। वो ओपन कमरे में बैठना चाहता है, वो चीज़ें सीखना चाहता है, ये वातावरण से इंटरेक्ट करना चाहता है। तो इस चीज़ को कब लोग समझेंगे, मुझे समझ नहीं आती। पेरेंट्स जब भी जाते हैं अकेले, मैंने देखा जाते हैं, बच्चों को नहीं ले जाते योगा करने के लिए। कभी भी जाइए, बैठ के आप योगा करिए, बच्चों को साथ में कराइए। जितना फिजिकल एक्टिविटी होगी, जितना ऑक्सीजन उनको मिलेगा, उतना उनको समझ डेवलप होगी, उतना उनका न्यूरॉन्स डेवलप होगा, उनका बॉडी डेवलप होगा, उनका डाइजेशन अच्छा होगा, उनको न्यूट्रिशन अच्छा लगेगा, हर तरीके में उनका साहस बढ़ेगा। वो कभी भी डरपोक टाइप के नहीं होंगे, डिसीजन ले पाएंगे, और माँ बाप के बहुत सारे कैरेक्टर उनके साथ रह के सीख पाएंगे। और कभी कभी बच्चों को अकेला छोड़ देना चाहिए, उनको शरारत करने देना चाहिए। बहुत तमाम तरह की शरारतों के बीच में बहुत क्रिएटिव होते हैं वो, इसको हम सबको समझना पड़ेगा। हमें याद है अपना बचपन कि हम कागज़ के जहाज बनाते थे, कागज़ की नाव बनाते थे, कागज़ से बहुत सारा डिजाइन बनाते थे। वो एक बहुत अच्छा क्रिएटिविटी था जिसमें बहुत सारे पैसे भी नहीं खर्च होते थे, और आज भी हम कभी कुछ होता है तो जहाज बना के खेलते हैं। तो ये बचपन जा रहा है, इसको हम कह सकते हैं कि बचपन हम नष्ट कर रहे हैं। औद्योगिकरण में, सामाजिकरण में हम कहाँ जा रहे हैं, और किस तरह का हमारा सोशल स्ट्रक्चर होता है। सोशल स्ट्रक्चर डिसाइड करता था पॉलिटिक्स को, अब उल्टा हो गया, पॉलिटिकल स्ट्रक्चर डिसाइड कर रहा है सोसाइटी को। तो इस तरीके से पूरा सोसाइटी नष्ट होगा, क्योंकि पॉलिटिकल भ्रष्टाचार या जिस तरह की इनएक्टिविटी हो रही है वो पूरा ले डूबेगी समाज को। अब हमारे ज़माने में हम पेड़ पे चढ़ते थे, बहुत सारी चोट भी लगती थी, सीखते भी थे, है ना, कोई दिक्कत नहीं होती थी। आज बच्चे बिल्कुल बंद कमरे में हैं, पेड़ों का अभाव है, जंगल नहीं है, खेलने नहीं जाना है, ये नहीं है, रेस्ट्रिक्शन बहुत है, अकेली फैमिली है। न्यूक्लियर फैमिली होती थी, उसका सबसे बड़ा रीज़न होता था कि सबको आज़ादी मिल जाती थी, बच्चे भी ढेर सारे मिल जाते थे। अभी मुझे नहीं पता है कि भारत सरकार ने बहुत साल पहले जो हमारे दो का नारा दिया था कितना सही है, लेकिन उसका सबसे बड़ा रीज़न अब होने जा रहा है, क्योंकि हम दो हमारे दो में सारी रिलेशन टूट गए, फैमिली जो न्यूक्लियर नहीं है, सिंगल जी रही है, तो वो सबसे ज़्यादा इस चीज़ों का शिकार हो रही है। अब प्ले स्कूल में के सहारे एक्टिविटी कराई जा रही है, मदर को या किसी को टाइम नहीं है या उसको खुद भी पता नहीं है। तो ये प्रोफेशनल इंस्टीट्यूट कितना सक्सेसफुल है वो आप देख सकते हैं कि ये बच्चों को बांध के बंद कमरे में कराने में बहुत सारे बच्चे इंटरेस्ट नहीं लेते हैं। 2-4 आधे घंटे बहुत ज़्यादा 1 घंटे काम करते हैं, इसके बाद डीप फोकस हो जाते हैं। ऑब्वियसली वो जैसे घर जाएंगे मोबाइल की तरफ दौड़ेंगे। तो उससे अच्छा है कि पेरेंट्स खुद उसका सलूशन निकालें, लेके जाएं, टाइम निकालें, बच्चों को घुमाएं और अच्छी अच्छी जगह लोकेशन पे जाएं जहाँ पे नेचुरल चीज़ें हैं। जूस बहुत हैं, चिड़ियाघर बहुत हैं। उसमें मैं हैदराबाद गया था लास्ट ईयर फैमिली के साथ, उसमें सारे तरह के जानवर, जिसको हम जटायु कहते हैं, उस तरह के जानवर,
और जितने तरह के सांपों की हर वैरायटी थी जो शीशे में बंद थे और बिल्कुल जीवित थे, उनको हम देख पा रहे थे। मगरमच्छों का झुंड हमने देखा वहाँ पे, इतना ज़बरदस्त था वो नज़ारा कि पहले तो मगरमच्छ दिखे नहीं, और जब अटैक किया उन्होंने जाली के अंदर से, तब हम लोग को समझ आया कि 200-250 मगरमच्छ एक जगह बैठे हुए हैं। तो ये सारी चीज़ें जो फन क्रिएट कर सकती हैं, वो वाटर पार्क में या कहीं खतरनाक जगह ले जाना, पॉल्यूटेड जगह ले जाना, रूम में बंद करके रहना, ये जो कल्चर बनता जा रहा है, ये कहीं न कहीं हमारे मल्टीपल इंटेलिजेंस को प्रोवाइड कर रही है। तो मैं इस पे काफ़ी काम किया मैंने गार्डनर के फ्रेम ऑफ माइंड पे, जिन्होंने मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी दिया था, जिसके अंदर हम देख सकते हैं कि जब बच्चा डेवलप कर रहा होता है तो ये इसमें से कोई 3, 4, 5 डेवलप हो जाते हैं बहुत अच्छे तरीके से, और वही उसका प्रोफेशनल करियर बन जाता है। जैसे या तो नेचुरलिस्टिक है तो बायो की तरफ, मेडिकल साइंस की तरफ उसका बहुत झुकाव रहेगा। इंट्रापर्सनल अगर बहुत अच्छा है, इंटरपर्सनल जिसमें कि वो लीडरशिप की क्वालिटी डेवलप हो सकती है, तो काइनेस्थेटिक है तो स्पोर्ट्स में बहुत अच्छा जा सकता है। और अगर बहुत लॉजिकल है तो लॉजिक, रीजनिंग, साइंटिस्ट बनने के ज़्यादा चांसेस हैं। विजुअल अगर इफ़ेक्ट ज़्यादा है तो वो बहुत सारे क्रिएटिविटी है, जैसे फिल्म में कि ऑडियो विजुअल्स उस तरफ जा सकता है। स्पीच देना बहुत अच्छा हो सकता है अगर उसका वर्बल इंटेलिजेंस बहुत ज़्यादा डेवलप हो रहा है। तो ये हमें डेवलप हो रहे होते हैं स्टेज में, जब वो बच्चे ग्रोइंग स्टेज में होते हैं, फ्रॉम 1 ईयर टू लेके 12 ईयर तक। इस टाइम पे उनको इस तरह की चीज़ें अगर मिले तो ज़्यादा यूज़फुल होगा। जैसे नेचर मिले तो नेचुरलिस्ट को ऑब्वियसली वो टैलेंट फिर उसका निखर के आएगा। इंटरपर्सनल जब बच्चों का ग्रुप होगा, कई लोगों से मिलेंगे, रिश्तेदारों से मिलेंगे, जाएंगे बहुत सारी जगह जहाँ मल्टीपल तरह के बच्चे होंगे, इंटेलिजेंट, जीनियस, सभी तरह के बच्चे होंगे, सभी बैकग्राउंड के, तो उनका ज़्यादा डेवलपमेंट होगा। और अगर म्यूज़िकल उनका इंटरेस्ट है, बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटी मिल रही है, तो देखेंगे बचपन से ही बहुत सारे बच्चे फ्लूट बजाने लगते हैं, सितार बजाने लगते हैं, हारमोनियम बजाने लगते हैं। और स्पोर्ट्स वाला बच्चा तो आपको दिन भर भागते ही नज़र आएगा। दिन भर उसको पेरेंट्स बांध के रखते हैं, कमरे बंद कर देंगे, दौड़ो मत, भागो मत। तो ये पहचानने की चीज़ है कि उनके अंदर क्या मल्टीपल इंटेलिजेंस है, उसकी तरफ से हमें एक इन्वायरमेंट देना चाहिए। और उस इन्वायरमेंट देने से बहुत फ़र्क पड़ता है उनके लाइफ स्टाइल जीने में, करियर में, थॉट में, और उनको एक अपना वैल्यू एडिशन करने में कि हम किस तरह के डायरेक्शन में हम एक्सपर्ट बन सकते हैं, करियर बना सकते हैं, एंटरप्रेन्योरशिप कर सकते हैं और जा सकते हैं। आजकल का बच्चा कंफ्यूज है क्योंकि उसको कोई अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती किसी तरह की, एक्सेप्ट कि स्कूल जाओ बस में भर के और चले आओ, या थोड़ा बहुत प्ले स्कूल में चले जाओ। फिर इतना क्यूरिकुलम इतना पैक्ड है कि अगर आप देखेंगे बच्चा स्कूल से आ रहा है 2 बजे, फिर तुरंत नाश्ता किया, फिर ट्यूशन के लिए भागा और ट्यूशन को भाग के आया, फिर आधे घंटे के लिए तुरंत खेलने को गया, फिर सांस नहीं अभी उसकी पूरी हुई तब तक आके नाश्ता करके तुरंत होमवर्क के लिए बैठ गया, 8 बजे रात तक होमवर्क कर रहा है। फिर उसको 12 घंटे की नींद चाहिए, वो भी नहीं मिल रही है। 8 बजे, 9 बजे, 10 बजे सोया और 4 बजे उठा दिया गया क्योंकि 6 बजे उसको स्कूल जाना है। और मतलब क्या ही हम कर रहे हैं अपने बच्चों के साथ, कोई इस पर क्वेश्चन करने वाला नहीं है। बहुत सारे विद्वान हैं, बहुत सारे फिलासफर हैं, इंटेलिजेंट लोग हैं, लेकिन हमारा ध्यान इस पर कभी भी नहीं जाता है कि ये सारी चीज़ों के लिए हम बच्चों को एक अलग स्कोप देना पड़ेगा ताकि उनका मल्टीपल इंटेलिजेंस निकल के बाहर आए। और बच्चा जो भी एक्टिविटी करता है उसमें सबको इन्वॉल्व होना चाहिए। एक इंटेलिजेंस आता है स्पेशल इंटेलिजेंस, जिसको डेवलप करने का सबसे अच्छा तरीका, उनको पजल दीजिए वो तुरंत सॉल्व करने लगेगा। तो उसको उस चीज़ में ज़्यादा ध्यान होता है। जहाँ पे विजुअल आर्ट्स हैं, म्यूजियम्स हैं, वहाँ पे अगर आप ले जाते हैं तो वो इंटरप्रिटेशन स्किल उसकी बहुत अच्छी होने लगती है, चार्ट एनालिसिस करना सीख जाता है। इसको बोलते हैं विजुअल स्पेशल इंटेलिजेंस। और इसको ऐसे बच्चे जो होते हैं वो आर्टिस्ट बन सकते हैं, स्कल्पचर में जा सकते हैं, ग्राफिक डिज़ाइनर बन सकते हैं। तो वो दिख जाता है कि वो किस तरह का काम लेके घर में बैठ रहे हैं। हम पेरेंट्स हैं, हमें आईएएस बनाना होता है क्योंकि हमारा ड्रीम है, हमें डॉक्टर ही बनाना है, हमें उनके
इनर टैलेंट से कोई मतलब नहीं। आपने देखा होगा बहुत सारे डॉक्टर तो बन गए लेकिन वो बहुत अच्छे म्यूजिशियन हैं, बहुत अच्छे, उन्होंने डॉक्टरी का पैसा पढ़ तो लिया लाखों रुपए खर्च करके, लेकिन वो किसी भी डॉक्टरी के पैसे में नहीं है। वो बहुत बड़े आर्टिस्ट हैं, फिल्म मेकर हैं, और बहुत सारे काम ऐसे कर रहे हैं जिनका उनका कोई लेना देना नहीं था। वो कभी कभी उनका ड्रीम था जिसमें उनकी बहुत सारी एक्सपर्टाइज नहीं थी, उनका इनहेरेंट टैलेंट था जिसको उन्होंने चोरी चोरी प्रैक्टिस किया और वो निकल के बाहर आई। जिसको पेरेंट 3 इडियट फिल्म भी इसी तरह की आई थी, जिसमें ये शिक्षा दी गई थी कि किस तरह से टैलेंट होते हैं और किस तरह से सपोर्ट चाहिए होता है बच्चों को, तो उससे हम ज़्यादा समझ सकते हैं। जिन बच्चों की लिंग्विस्टिक वर्बल इंटेलिजेंस होती है, लिंग्विस्टिक वर्बल का मतलब होता है दिस इज ऑल अबाउट द वर्ड्स। तो अगर हम देखें तो हम जितना विद्वान होते जाते हैं, हमारे शब्दों की चॉइस बहुत ही गंभीर होती है, बहुत ही मीनिंगफुल होती है, और वर्ड पे कमांड बहुत अच्छा होता है, क्या कब बोलना है, कम वर्ड्स में ज़्यादा इम्प्रेस करना, तो राइटिंग स्पीकिंग के फॉर्म में रिफ्लेक्ट होती है। तो ऐसे बच्चे जब अपने इंटेलिजेंस को परस्यू करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, तब ऐसे बच्चे बहुत अच्छे लॉयर होते हैं, जर्नलिस्ट होते हैं, राइटर होते हैं, जो वर्ल्ड वाइड फेम के होते हैं, जैसे रामधारी सिंह दिनकर। तो इनका इस तरह का इंटेलिजेंस था, नेचुरल इन्वायरमेंट था, उस समय अनबायस माहौल भी था, टीचर और स्टूडेंट का अच्छा रिलेशन होता था। आजकल तो बहुत ही ख़राब माहौल है, हर पेरेंट सुप्रीम कोर्ट जाने की धमकी देता है, एक वार जैसा हो रहा है स्कूल में, सोसाइटी से, पेरेंट से। अब कोई टीचर बच्चे को बहुत डर के बोलता है, बहुत ही कोई भी वायलेंट एक्शन करे स्टूडेंट शांत ही रहता है, टीचर गाली भी दे दे टीचर को तो बिल्कुल शांत रहता है, कोई नहीं गुस्सा दिखा सकता है। ऐसे बहुत सारे केस हुए हैं जहाँ टीचरों का करियर बर्बाद कर दिया गया छोटी सी गलती से या छोटी सी डांट के कारण। तो आज ये भी एक प्रॉब्लम है कि बच्चों को अब कंट्रोल करने के लिए कोई नहीं है, पेरेंट्स खुद भी सपोर्ट कर रहे हैं, जो मर्जी करे आप मत बोलिए। तो ऐसी बहुत सारी बातें आती हैं जिसकी वजह से बच्चों का टैलेंट बचपन में मरता है और वो जाकर के लाइफ और करियर दोनों बर्बाद करते हैं। इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस की अगर बात करें तो इस पर काफ़ी काम किया है मैंने, कैसे डील करते हैं पीपल के साथ, ये बिना लोगों के साथ मिक्स हुए बचपन से नहीं आ सकता। इसको आप कितना बोल के पढ़ा लीजिए, किताबों में लिख के पढ़ा लीजिए, वीडियो दिखा लीजिए, ऐसे कुछ डेवलप नहीं होता। उनको ग्रुप चाहिए, उनको लोगों के साथ बात करना है। तो न्यूक्लियर फैमिली के फ़ायदे बहुत सारे होते थे, दादाजी से अलग बात होती थी, हर एज के लोग होते थे, चाचा जी होते थे, बहुत सारा फैमिली एक्टिव में रहता था, तो बच्चों को समझने का मौका मिलता था, हर एज के लोगों का एक्सपीरियंस मिलता था। तो ऐसे बच्चे बहुत बड़े फिलासफर होते थे, थेरेपिस्ट होते थे, काउंसलर होते थे, और बहुत हाई प्रोफेशन में जाते थे। इनका पब्लिक रिलेशन अच्छा होता था, पॉलिटिशियन बहुत बड़े बनने, क्योंकि इनको आता था कि कैसे डील करना है, इनको समझ में आता था लोगों को बिहेवियर, और इनको समझ में ये आता था कि कौन सी बात चुभेगी, ये नहीं बोलनी है। आज बेबाक आज़ादी के नाम पे कि हमारी आज़ादी है, हम कुछ भी बोलेंगे, किसी को गाली देंगे, किसी को गिराएंगे, इस पे ये सारा जो चीज़ें वैल्यू डाउन ग्रेड हो रही है, उसका रीज़न यही है कि चारों तरफ से रेस्ट्रिक्शन ऐसे बच्चों पे लग रही है और उनको ऐसा इन्वायरमेंट मिल रहा है जिससे कि वो खतरनाक स्टेज में जा रहे हैं। और सबसे बड़ा ज्ञान उनको मिल रहा है व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से, या कह लें यूट्यूब यूनिवर्सिटी से, या फेसबुक यूनिवर्सिटी से, सोशल मीडिया से। पेरेंट्स खुद भी इतने ज़्यादा इन्वॉल्व होते हैं कि सोशल मीडिया पे हर एक सेकंड में अपना स्टेटस अपडेट करना कि आज हम पूजा करने जा रहे हैं, हमने थाली सजाई है, हम आज होटल में बैठे हैं, हम आज ये खाना खा रहे हैं, हमारी चावल देखो, हमारी रोटी देखो। तो मतलब ये दिखाता क्या है? ये दिखा रहा है कि कहीं न कहीं हम बहुत ज़्यादा ऑक्युपाइड हैं, हमारे लिए किसी के लिए टाइम नहीं है। तो बच्चे जैसी मर्ज़ी सोसाइटी में ग्रो करें, जैसा मर्ज़ी बिहेवियर करें, अगर कुछ बोलते हैं, कुछ गलत करते हैं, तो पहले हमारे पेरेंट्स हमारी पिटाई करते थे, अगर उनको कहीं से कंप्लेंट मिलती थी। आज पेरेंट्स मर्डर करने को तैयार हैं, आप किसी से बोल नहीं सकते, किसी बच्चे की कंप्लेंट नहीं कर सकते। तो आजकल वैल्यू एडिशन का ह्रास इसीलिए हो रहा है, और इसमें ये सारी चीज़ों को समझना बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है कि बच्चा बचपन में कैसा है, उसका इंटरेस्ट कैसा है, उसके साथ रहने से वो चीज़ें निकल के आएंगी। उसको पजल देने से समझ में आएगा कि लॉजिकल मैथमेटिकल इंटेलिजेंस भी उसका डेवलप हो रहा है। और इनको कंप्यूटर प्रोग्रामिंग बहुत अच्छी समझ में आ सकती है कि जिन बच्चों का लॉजिकल मैथमेटिकल इंटेलिजेंस बहुत अच्छा है, क्योंकि इनको कैलकुलेशन बहुत अच्छा लगता है। आज बिग डेटा का एज चल रहा है,
AI का एज चल रहा है, तो ये वही बच्चे कर सकते हैं जिनका लॉजिकल मैथमेटिकल इंटेलिजेंस बहुत ही अच्छा है। और एक बहुत अच्छी मशीन थी जिस पे हमने काम किया था, जो डिटेक्ट करती थी, और पंजाब में मैंने करीब 500 टीचर्स का और मैक्सिमम 1000 स्टूडेंट्स का भी हमने ये सारा इंटेलिजेंस टेस्ट करके उनको 10th 11th में ही बता देना शुरू कर दिया था हमने काउंसलिंग के थ्रू कि इसका ये इंटेलिजेंस है, अगर इस पर वर्क किया जाए तो काफ़ी अच्छा हो सकता है। तो इससे काफ़ी पेरेंट्स को लाभ मिला, और हमारे पास उस समय बहुत सारे पेरेंट्स आते थे जिनके खराब लालन पोलन लालन पोषण की वजह से उनको ADHD की प्रॉब्लम हुई थी। हमें याद आता है कृष्ण भगवान के बारे में बहुत सारे गाने लिखे गए हैं। सूरदास जी ने तो बहुत ही अच्छे अच्छे गाने लिखे हैं कि वो कैसे चलते हैं, कैसे ठुमकते हैं। तो इसमें बहुत सारे गाने बने हैं, उसको ध्यान से सुनिए तो वो नज़र आता है कि शायद वो अंधे जरूर थे लेकिन मन की आंखों से उनको सब कुछ दिखता था। वो कितने डूबे हुए थे, एक एक चीज़ बच्चों के बिहेवियर के बारे में, कृष्ण के बिहेवियर के बारे में, कृष्ण भगवान के एक एक लीलाओं के बारे में, एक एक वर्ड्स के बारे में कितने जागरूक थे, कितने चीज़ों को उन्होंने अपने पोइट्री में लिखा है। तो आज हमारे बच्चे भी तो कृष्ण जैसे हो सकते हैं, लेकिन हमको ध्यान ही नहीं देना है, हमको टाइम नहीं देना है, हमारे पास बिल्कुल ही ऑक्यूपाइड है। और आजकल जो प्रोफेशनल लाइफ है वो सुबह 5 से स्टार्ट होती है, 10 बजे रात तक चलती है। क्लबों में जाना, बहुत सारे ऐसे बिहेवियर हैं जो नेचुरल तरीके से हम बच्चों का टाइम चुरा के अपने लिए यूज़ कर रहे हैं। इसका रिजल्टेंट है कि जो उनके अंदर का टैलेंट है, गरीब घर के बच्चे बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। क्यों? उसका कारण ये कि उनके पास बहुत सारी सुविधाएं नहीं हैं। जितनी सुविधाएं बढ़ती जा रही है, पैसा बढ़ता जा रहा है, उतना ज़्यादा प्रॉब्लम बढ़ती जा रही है और इंटेलिजेंस गायब होता जा रहा है। तो ऐसे बच्चे क्रिमिनल हो रहे हैं, ऐसे बच्चे टैलेंटेड नहीं हो रहे हैं, उनका सोसाइटी में योगदान कम हो रहा है, और ऐसे बच्चे आए दिन कुछ न कुछ ऐसी हरकत करते हैं जिनकी कंप्लेंट आती रहती है। तो स्कूल भी कोई नहीं सुधार सकता, कोई बच्चा नहीं सुधार सकता। और बचपन में अगर न्यूट्रिशन की कमी हो, गाइडेंस की कमी हो, तो कभी कभी बहुत सारे जो न्यूरोनल चेंजेज है उसको ऑब्जर्व कर सकते हैं आप। उनका बोलने का तरीका अफेक्टेड होगा, उनको काफ़ी रोना धोना मचा रहेगा क्योंकि सिर दर्द रहेगा, वॉकिंग में प्रॉब्लम होगी, डिलेड डेवलपमेंट होगा। तो ये सारे सिम्टम हैं। जब आप मोबाइल देते हैं तो डायरेक्टली वो कैसे न्यूरॉन को आपको नष्ट करते हैं। तो आप लास्ट में मैं ये कहना चाहूँगा कि बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा नेचुरल एनवायरनमेंट में खेलने दें। ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट लेसन है। वो फेल्योर से सीखना सीखेंगे, कंपटीशन करना सीखेंगे, उनके अंदर की जो फीलिंग है वो उनको मैच्योर बनाएगी, ना कि कोई प्ले स्कूल या बहुत नामी स्कूल बनाएगा। बच्चा सरकारी स्कूल में पढ़ के भी बहुत जीनियस हो सकता है अब्दुल कलाम की तरह, नहीं तो वो कुछ भी नहीं हो सकता, चाहे कितना भी बड़े स्कूलों में पढ़ा दिया जाए। अगर वो अंदर से मूर्ख है तो मूर्ख ही रहेगा, वो अपना टैलेंट हर जगह शो करेगा उस तरह का। आउटवर्ड एक्टिविटी में क्या है? आउटवर्ड एक्टिविटी में स्पोर्ट्स है, जैसे हमने पहले डिस्कस किया, एथलेटिक्स के बारे में, फिजिकल एजुकेशन के बारे में। सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट होना चाहिए जिसमें कि उसके सारे न्यूरॉन्स डेवलप कर रहे हैं, सारे मोटर स्किल, फाइन मोटर स्किल, ग्रॉस मोटर स्किल, सब तरह का डेवलपमेंट इसमें छिपा हुआ है। हम क्या कर रहे हैं? प्ले स्कूल में बंद करा के उसके सारे स्किल को मार रहे हैं, उसकी इमेजिनेशन स्किल को मार रहे हैं, उसके अंदर एक डर पैदा कर रहे हैं। एक वो बच्चा बड़ा होकर लॉन्ग लास्टिंग रिलेशनशिप नहीं बना सकता क्योंकि वो अंदर से इतना कमज़ोर हो रहा है, इतना टूट रहा है। वो हर जगह अपने लिए एक बैरियर देखता है, एक प्रॉब्लम देखता है, तो किसी भी एक्टिविटी करने से डरता है। उसके अंदर एक भय का माहौल बन जाता है। और जब वो इस तरह से कार्टून देखता है जो कि इसमें भयानक तरीके से बच्चों के बारे में दिखाया जा रहा है कि बच्चा या तो अति नालायक है या तो बहुत बदमाश है। आपको याद होगा छोटा भीम चलता था, उसमें ऐसे ऐसे एपिसोड आने लगे थे कि सुषमा स्वराज जी ने उसको बंदी करा दिया था। आज फिर से चालू हो गया है क्योंकि उसको कोई देखने वाला नहीं है। छोटा भीम में क्या दिखा रहा है? गालियाँ सिखाई जा रही हैं, बहुत सारे होमवर्क ना करने के तरीके सिखाए जा रहे हैं, घर से भागना कैसे है वो सिखाया जा रहा है। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी सिखाई जा रही हैं जिसको पेरेंट्स साथ में देख के एंजॉय कर रहे हैं। तो ऑब्वियसली बच्चों का फ्यूचर तो जाएगा क्योंकि उनका हार्मोनल बैलेंस बिगड़ेगा, उनका माइंड एक्टिव नहीं होगा, उनका ग्रोथ इफेक्टेड होगा, उनकी न्यूरॉन्स में प्रॉब्लम होगी। तो इसी के साथ थैंक यू सो मच आप सभी का टाइम देने के लिए, मुझे इतने ध्यान से सुनने के लिए और मुझे सपोर्ट करने के लिए। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। 17 से अंत तक
संजय गुप्ता से बोल लीजिए। जी सर, जी सर। थैंक यू, बहुत 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 अच्छा सर, बहुत ही सुंदर सर, बहुत सुंदर सर। ये एक प्रश्न आपसे डॉक्टर साहब भट्ट साहब कि जो जी बच्चे सर। तो कर ही रहे हैं और पिछले जो 15-20 साल में तो बहुत ही बिगड़ा हुआ एनवायरनमेंट स्कूलों और कॉलेजेस में दिखता है। जी और उसका कारण ये है कि बच्चों को बिल्कुल ही छूट दे दी गई है, जैसे कि वेस्टर्न कल्चर है वो ये हाँ यहाँ पे बिल्कुल। ले आए, है ना। हाँ और हम बिल्कुल। वो उसकी वजह से तो इतना खराब इन्वायरमेंट है स्कूलों में। टीचर जो है मतलब कि नवोदय विद्यालय, केंद्रीय विद्यालय जो कि बड़े अच्छे माने जाते हैं, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस हैं, जी इवन प्राइवेट इंस्टीट्यूशन, पब्लिक इंस्टीट्यूशन में भी बिगड़ गया है इन्वायरमेंट। उनको जी कोई जी केयर बिल्कुल नहीं है, ना प्रिंसिपल की, ना अपने बिल्कुल। पेरेंट्स की, हाँ और ना अपने जी टीचर्स की, बिल्कुल ही स्वच्छंद हैं। जी तो क्यों बिल्कुल। हमारे जो नेता हैं, हमारे जो लीडरशिप है, वो क्यों नहीं सोचती जी होगी? क्या कारण आप समझते हैं? क्या वोट के चक्कर में, या क्यों ऐसा इन्होंने कर दिया? ये 20 साल में ही हुआ है। जब से ये राइट टू एजुकेशन लाए उससे तो और भी बुरा हाल है। इवन बुरा हाल है। मैं बच्चे पढ़ते ही नहीं है बिल्कुल, क्योंकि उनको मालूम है कि 8th तक तो हमें कोई फेल भी नहीं कर सकता। तो फेल क्या नहीं कर इस पे सकते। आप क्या कहेंगे? क्यों हमारी लीडरशिप इतनी क्या मजबूरी है इनकी इस चीज को लाने की? क्या ये नहीं सोचते नेशन के बारे में? सर एक्चुअल में मैंने एक एग्जांपल दिया अभी कि सुषमा स्वराज जी सोचती थी, वो हर चीज़ को देखती थी। आज जो लेने देने वाला माहौल है, कितना पैसा कमा लें, कितना लोगों को खुश कर दें, कोई रोक टोक नहीं है, ये सारा खुश करने वाला एक माहौल है, बिजनेस का माहौल है, जिसमें कि सबको छूट दे दो, सबको आज़ादी दे दो, फील गुड की फीलिंग आनी चाहिए। तो वो सबको फील गुड होते होते कहीं ऐसा ना हो जाए सोसाइटी कि गृह युद्ध जैसी स्थिति आ जाए और हम कहीं के ना रहें। तो इस पे ध्यान देने की ज़रूरत है। हो सकता है ये मंच की बात पहुँचे उन तक, सोचने को मजबूर हो, देखें कंटेंट को और एक अपना प्लेटफॉर्म डेवलप करें जिसमें कि सरकारी कंट्रोल हो, उस तरह की चीज़ों, अपने जो संस्कार की चीज़ें हैं, जो हमारी रिक्वायरमेंट है 10 साल के बाद, उस हिसाब से एजुकेशन की पॉलिसी बनाएं, उस तरह के एक इन्वायरमेंट को पैदा करें। ये जो सुप्रीम कोर्ट का दखल है, जो राइट टू एजुकेशन का दखल है, इस सारे लॉ को डिमोलिश करना चाहिए। टीचर्स को उसी तरह से आज़ादी देनी चाहिए। जब तक टीचर जो मेन ऑब्जर्वर है, जो मेन चेंज करने वाला है, जो एक बच्चा जो डेवलप हो रहा है उसको चेंज करने वाला है, कि एक जानवर से इंसान में कन्वर्ट करने की जब ताकत उस टीचर की ख़त्म कर दी गई, तो बट नेचुरल है कि बच्चा जैसा रहेगा वैसा ही रहेगा, जानवर का जानवर ही रहेगा, जैसा वो चाहेगा करेगा। और जानवर तो मूवी भी आ गई है, वो जानवर देख के और भी बड़ा जानवर बन जाएगा। जी सर। नहीं नहीं, बिल्कुल सही कह रहे हैं सर आप, बिल्कुल सही। जी और बड़ी सोचनीय स्थिति है। अभी मैं बहुत आपको बहुत सर। बताऊं कि यहाँ पे लखनऊ में एक राम स्वरूप यूनिवर्सिटी है, और उसमें इंजीनियरिंग कॉलेज भी है, जी और जी इसके पब्लिक स्कूल्स हैं, 10th का, 12th का। वो लोग जो है आर्मी से रिटायर्ड लोगों को कर्नल या उन लोगों को प्रिंसिपल बनाते हैं, ताकि वो एक अच्छा डिसिप्लिन लाएं। लेकिन वो जी लोग भी छोड़ के चले जा रहे हैं। वो इतनी जी गंदी गंदी गालियां वहाँ के बच्चे देते हैं। हाँ। वो लोग आर्मी से आए हुए लोग कभी सोच भी नहीं सकते कि इतना इनडिसिप्लिन हो जी। चुका है हिंदुस्तान से। और इसका मेन कारण एक तो जुडिशरी का एनवायरनमेंट होना इस केस में, दूसरा टीचरों के ऊपर नकेल कसने की तैयारी चारों तरफ से की गई कि इतना उनको शोषण कर लो, इतना उनको, मतलब पॉलिसी ऐसी बना दी गई कि टीचर बेचारा कहीं का नहीं रहा है। टीचर मतलब दिल से कोई आजकल बनना नहीं चाहता। नहीं पहले सर। लोग एक गुरु हाँ। सेवक भाव से आते थे कि चलो यार हम्म, बड़ा अच्छा मतलब सम्मान मिलता है, हम जी। सिखाएंगे, तो हमारी एक सेवा भाव से होता था। अभी टीचर बहुत मजबूरी में बनता है। जो पॉलिसीज निकाली गई हैं, पेमेंट की पॉलिसी हो, चाहे लेबर की पॉलिसी हो, छुट्टी की पॉलिसी हो, जी। इतना शोषण हो रहा है टीचर का। मैं तो बहुत सारे लेवल पे काम कर चुका हूँ, क्योंकि साइकोलॉजिस्ट भी रहा था, स्कूलों में भी जाता था, स्कूल की टीचिंग भी मैंने की, विद्यालयों में की, यूनिवर्सिटी लेवल पे मैं हूँ, तो कॉलेज में लेवल में देखा, और बहुत बड़े नामी स्कूल में भी मैं जाके काम किया हूँ, पंजाब से लेके वाराणसी से लेके।
तो मेरा जो एक्सपीरियंस ये है कि टीचर को कितना एक्सप्लॉयट किया जाए, इस पे सारे सिस्टम का ध्यान है। क्योंकि नेताओं को क्या है, वो मिल जाता है उनको मनी, स्कूल से, कॉलेज से, इंस्पेक्टर को मिल जाता है, तो वो प्राइवेट स्कूल अपने हिसाब से चला रहे हैं कि भाई हमारी एडमिशन न घटे, पेरेंट्स की कंप्लेंट न जाए। बहुत सारे ऐसे पेरेंट्स इतने लड़ाकू होते हैं, बात बात में कोर्ट में पहुंच जाते हैं, बात बात में न्यूज़पेपर में छपवा देते हैं। न्यूज़पेपर वाले भी बड़े सेंसिबल हो गए हैं आजकल की, हर चीज़ को मुद्दा बनाना है, हर चीज़ को छापना है, कितने ज़्यादा से ज़्यादा डैमेज कर सकते हैं। एक मुझे केस याद है, एक लेडी प्रिंसिपल थी और उसका केस पूरे नेशनल न्यूज़ पे आया छाया हुआ था। 10 साल के बाद वो केस सॉल्व हुआ था कि टीचर का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं था, बस ये टीचर ने मना कर दिया था कि हम एडमिशन नहीं ले सकते हैं। तो कुछ बच्चों को इन्वॉल्व करके, कुछ जर्नलिस्ट ने, पेरेंट्स ने, सब मिला करके उस प्रिंसिपल महिला के ऊपर आरोप लगवाया और उसको मीडिया में ले आए। फिर मीडिया में ले आके एक धार्मिक भावना भड़का करके हमला कराया गया, उसके मर्डर करने की कोशिश की गई, उसका घर तहस नहस किया गया, जलाया गया उसको। मतलब जितना नृशंस और कोई भी मानवाधिकार संगठन नहीं है। मुझे लगता है कि टीचर निम्न वर्ग का लेबर हो गया आजकल, और मानवाधिकार के लिए, मानवाधिकार के लोगों को इसके लिए कोई जगह नहीं है। नेता भी खुश हैं क्योंकि उनको हर तरीके से, बिजनेसमैन के स्कूल्स हैं, बहुत बड़ी चीज़ें स्कूल की, सोसाइटी की जिम्मेदारी होती है। सोसाइटी के लिए जो सोचने वाले लोग हैं, शायद वो आज लीडरशिप में नहीं है। तो अब सोसाइटी का बिल्कुल कॉरपोरेट की तरह मैनेजमेंट हो रहा है। अगर आप देखें, हर चीज़ कॉरपोरेट हो गई है। पब्लिक का रिएक्शन, पब्लिक का हर चीज़ में, मतलब आप देखिए कि फेसबुक से दंगे हो रहे हैं। नूह का दंगा जो हुआ था, पूरा फेसबुक देख के हुआ था। फेसबुक से कमांड लाइन मिली थी। और उसमें कितने एज के लोग शामिल थे, हर एज के लोग शामिल थे। किसी ने वेरीफाई नहीं किया, कोई सोशल स्ट्रक्चर नहीं, कोई गवर्नमेंट एजेंसी नहीं, सारे सिस्टम फेल, पूरा जला दिया गया नूह का दंगा। तो आई वॉज सरप्राइज्ड एंड शॉक्ड जब टीचर कंट्रोल करता था। आज भी मुझे याद है कि बीएचयू के टीचर हमारे मिलते हैं तो हम लोग चरण स्पर्श करते हैं, हम लोग देख के दूर से ही डर जाते थे कि टीचर हमारा आ रहा है। आज वो माहौल नहीं है तो बच्चा बिगड़ेगा। सुप्रीम कोर्ट ने टीचर को पनिशमेंट देना शुरू किया, फांसी की सजा दे दो, नौकरी से निकाल दो। कितना ज़्यादा एडहॉक का सिस्टम ला दिए, 6-6 महीने की नौकरी रखी जा रही है, कितना कम से कम पेमेंट दे दो, वर्क आवर का कुछ पता नहीं है। मतलब कुछ भी हो रहा है इस देश में। तो जहाँ शिक्षा खत्म हो गई, वहाँ सब कुछ खत्म हो गया, मेरा ये मानना सर। जी सर, बिल्कुल सही कह रहे हैं सर आप। और वो टीचर्स भी खाली मूक दर्शक बने रहते हैं, जो हो रहा है होने दो, बनना पड़ेगा। उनकी कोई सुरक्षा गारंटी नहीं है, उनको मार दिया जा रहा है, उनकी फैमिली के लोग आके तंग कर रहे हैं। मतलब एक टीचर कहाँ रह गया, वो बस एक पीस हो गया, 100 पीस हो गया, बैठे रहो। इन्वेजिलेशन में भी खुलेआम नकल होती है, क्योंकि वो अगर कुछ कंट्रोल करते हैं तो वो डिफेंड ही नहीं कर पाते अपने आप को। स्कूल के अंदर ही उनकी बेइज्जती होती है, बाहर तो छोड़िए जो होता हो। बिल्कुल बड़ा मतलब दुखद स्थिति है, और इन सब का प्रभाव। अच्छा, पेरेंट्स भी जो है सर आजकल स्मॉल फैमिली है, न्यूक्लियर फैमिली है, तो उसकी वजह से उनको सिर्फ पैसा कमाना है हर हालत से। माँ बाप भी, पहले माँ कम से कम घर में रहती थी, अब माँ भी घर में नहीं रहती। हाँ, आप सारे लोग कमा रहे हैं। तो बड़ा ही मतलब ये समाज, और ख़ासतौर पे विदेश में तो खैर उनका सिस्टम दूसरा है। हमारा हिंदुस्तान का ख़ासतौर पे यंग जनरेशन बिल्कुल बर्बाद हो गई सर। और आपका ये देखना चाहेंगे कि कोरोना के समय, कोरोना जो फैला, इसके समय में सारे स्कूलों कॉलेजेस में सबको पास कर दिया गया। तो और वैसे भी आप देखिए कि आजकल 100% रिजल्ट जाता है लगभग। तो ऐसी स्थिति में जो अब तो रेस लगी है। हाँ, अब तो रेस लगी है सर कि कितना परसेंटेज स्कूल का, बड़े बड़े अखबारों में छप रहा है। बच्चे को, मुझे एक बड़ा इंटरेस्टिंग घटना याद है कि मैं पंजाब में था, फगवाड़ा में, तो एक मदर और पेरेंट्स, मतलब दोनों बड़े जागरूक थे, और वहाँ का डीपीएस स्कूल था। डीपीएस स्कूल के ऊपर मदर ने केस कर दिया। बड़ा इंटरेस्टिंग केस हुआ, छपा। हम लोग भी बड़ा वो थे कि जानने के लिए, क्योंकि हमारे घर के बगल में ही था स्कूल। अच्छा। और उनके प्रिंसिपल जोरावर सिंह जी थे, बड़े अच्छे हमारे मित्र थे। तो हमने उनसे पूछा, हमने कहा कि क्या हुआ? तो कहते हैं कि उसकी मदर को ऑब्जेक्शन है कि उसका बच्चे का 99% क्यों आया।
तो हमने कहा क्यों ऑब्जेक्शन है? तो कहते थे कि उसने एक एंट्रेंस टेस्ट दिया था एक यूनिवर्सिटी का ग्रेजुएशन में जाने के लिए, और उसमें उसके 20% मार्क्स भी नहीं आए। तो उसने ये कह करके कोर्ट में दायर कर दिया कि इन्होंने सारा फेक रिजल्ट बनाया है, मेरे बच्चे को जब कुछ नहीं आता है तो ये 99% का मैं लेके क्या करूंगा जब ये 20% क्वेश्चन का भी आंसर नहीं दे पा रहा। अरे सच ए हॉरिबल स्टेट। तो सच ए हॉरिबल सिचुएशन सर। पेरेंट्स, वो केवल एक पेरेंट थी, पूरे 250 बच्चों का स्कूल था, मतलब 12th क्लास में जो पास हुए थे, सिर्फ एक पेरेंट्स ने बोला। फिर उसको भी चुप कराने के लिए पूरी फोर्स लग गई, मिनिस्टर आ गए, ये क्या किया, स्कूल की बदनामी हो रही है, इससे तुम्हें तो फ़ायदा ही है, 99% मिल गया, जॉब में फ़ायदा होगा, इतने फ़ायदे उसके गिना दिए कि वो चुप हो गए। मतलब आपके हिसाब से सब मर्ज इतना हाँ, बिगड़ गया है कि अब इलाज उसका दिखता नहीं। उसका इलाज नहीं है सर, उसका इलाज नहीं है। उसका इलाज है, कुछ गुरुकुल स्कूल खुल रहे हैं उस पैटर्न पे। नालंदा यूनिवर्सिटी शुरू हुई तो मुझे लगता है कि बहुत सारी चीज़ें उस हिसाब से आएंगी जो पुरानी चीज़ें थी, और ऐसे स्कूलों को पुनर्जीवित करना चाहिए। उनकी चीज़ों को मैंने देख रहा था कि आचार्य चाणक्य जब गुरुकुल खोले हुए थे तो क्या क्या पढ़ाते थे, सारे सब्जेक्ट होते थे, खुले जंगल में पढ़ाई होती थी, और पूरा कंट्रोल टीचर के हाथ में था। यानी कि आपने देखा होगा कि भगवान राम भी महल में रह के नहीं पढ़ते थे, और कोई राजा होने का कंट्रोल नहीं था टीचर के ऊपर कि हमारे बच्चे को बोलना मत, हमारे बच्चे को लकड़ी मत उठवाना, माचिस से मत जलवाना, काम मत करवाना। आजकल के पेरेंट्स तो किंग हो गए हैं। अगर फोटो छप गई कि स्कूल में बच्चा झाड़ू लगा रहा था तो वो इतना सेंसेशनल न्यूज बन जाती है, अरे बच्चे से झाड़ू लगा, टीचर कौन था, उसको निकाल दो, उसको इतना मारो, उसको इतना तबाह करो, टीचर को कैसे उसने बड़ी गलती कर दी। सर सोच बदल चुकी है, इसलिए तबाह हो रहे हैं बच्चे, और पेरेंट्स चाहते हैं बर्बाद करना, इसलिए सब कुछ हो रहा है। जिस दिन पेरेंट्स जागरूक हो जाएंगे, उनका एम एंड ऑब्जेक्टिव रहेगा कि हमारे बच्चे को परसेंटेज नहीं चाहिए, हमारे बच्चे को पढ़ाओ, जितना परसेंट आएगा हम सुखी हैं। तो टीचर को जब वैल्यू देगा स्कूल, टीचर की महत्ता होगी, तब जाके ये सारी चीज़ें चेंज होगी। आपके फोरम में मुझे बड़ा अच्छा लगता है कि जब मैं आता हूँ या कोई भी स्पीकर आता है तो पहले गुरु वंदना होती है। कितने स्कूलों में सर गुरु वंदना हो रही है, आप बताइए, कितने स्कूलों में हो रही है? कितने स्कूलों में संस्कार दिए जा रहे हैं कि टीचर को देख के विश करो, टीचर को देख के नमस्ते करो, टीचर का कहना मानो। पेरेंट्स तो लड़ने आ जाते थे, अगर कोई बच्चे को आपने बोल दिया 2-4 बार, वो इतना हाइप हो जाती थी, इतना बुरा हालत में पहुंच जाता था कि मतलब टीचर को तो, सारे टीचरों को सबक मिल जाता था कि भाई बस इस टीचर की तो ज़िंदगी खा गए लोग, उसकी नौकरी भी खा गए, वो कहीं एक तो बेरोजगारी वैसे चरम सीमा पे है, और ऐसे बोल बाल के क्या पंगा ले लिया, क्या आफत है। तो सरकार का कहाँ कंट्रोल है स्कूलों पे? ना कोई करिकुलम पे कंट्रोल है, ना तो किसी चीज़ पे कंट्रोल नहीं है। अब तो सब कुछ मुझे लगता है मनमाना हो गया। जब तक पब्लिक अब इन्वॉल्वमेंट नहीं होगा, ऐसे बुद्धिजीवी लोग इन्वॉल्व नहीं होंगे। मैं तो देख रहा हूँ कि बड़ा ड्रास्टिक चेंज आया सर कोरोना के बाद, कि सारे बुद्धिजीवी पॉलिटिक्स में ज़्यादा इंटरेस्ट ले रहे हैं। मतलब वो जो उसके पहले का मैं सीन देखता था तो 40% ही टीचर इंटरेस्ट लेते थे, अभी तो इतनी ज़बरदस्त इंटरेस्ट ले रहे हैं टीचर, 99% टीचर इंटरेस्ट ले रहे हैं। भयंकर भयंकर साजिश हो रही है, भयंकर चीजें हो रही है, गजब का माहौल है। ओह, बड़ा दयनीय है। अच्छा, दूसरी ये भी सर, जैसे सरकारी स्कूल के टीचर्स हैं और प्राइवेट स्कूल के टीचर, तो प्राइवेट में तो बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉइटेशन है, उनकी अपनी कोई लाइफ ही नहीं है, लाइफ नहीं, और बीमार हो जाए, मरते नहीं, छुट्टी नहीं ले सकते नहीं, और अगर 1 दिन की छुट्टी ले लिया तो 4 दिन की उसका काटते हैं सैलरी, और इस पे कोई सुनवाई कहीं भी किसी कोर्ट में, किसी थाने में नहीं है, क्योंकि पैसा सब जगह पहुंच रहा है। बिल्कुल। चलिए, बहुत अच्छी आपकी वार्ता रही सर, आई होप कि सम चेंजेस विल कम। थैंक यू सर। बिल्कुल सर, थैंक यू सर। बहुत बहुत अच्छा रहा सर, और हर विषय पे आपने ध्यान दिया, और हमने बम्बई, दिल्ली, कलकत्ता, तीनों जगह एक एक परिवार ऐसा मिला जहाँ पे माँ बाप सब शराब पीते हैं, और बेटे को भी कहते हैं कि अब 15 बरस का हो गया, 10 बरस का हो गया, अब तुम पीना शुरू करो। अच्छा, अब मारवाड़ी
गाड़ी चलाना हाँ। देखिए, गाड़ी कुचल रहे हैं बच्चे। अभी पुणे में पोर्शे गाड़ी लेकर के चढ़ा दिया, 4 लोगों को मार दिया, पूरा सिस्टम ही बचा ले गया, किसी को हाँ। गिरफ्त तैयार नहीं हुई। कुछ नहीं, पैसे फेंक करके अपना केस जीत जाइए। जज ने तुरंत बेल दे दी, सबने साबित कर दिया बच्चा था ही नहीं, कार में चला ही नहीं रहा। चला ही नहीं रहा था। अच्छा, और दूसरा क्या है कि हमने दिल्ली में व्यवसायी को देखा कि मतलब राजीव गांधी के घर में पत्थर, मार्बल कंपनी में थे कुछ दिन, पत्थर मतलब पत्थर की बिजनेस थी, तो उसने मतलब क्या मतलब राजीव गांधी से अच्छा रिश्ता हो गया। अनर्गल मतलब इलीगल सीमेंट ला रहा था, बस राजीव गांधी को फोन कर दिया, बच्चा फोन कर दिया और छुड़वा के ले आया। और वो बोलता है मारवाड़ी कि यदि तुम 10 बरस के हो गए हो और 5,000 पर घंटा किसी भी सोर्स से नहीं लाओगे तो हमारे घर में कदम मत रखना। वो हर तरह का सोर्स अपना करके 5,000 कमा के लाता है और बोलता है कि सर आप इतना पढ़ाइए मत, इतना पढ़ाने उड़ाने की जरूरत नहीं है, ये लीजिए 50,000 रुपया। बच्चा दे देता है, ये 50,000 रुपया लीजिए, हम लोग को नकल मरा दीजिए और हम लोग को पास करा दीजिए, ये थोड़ा थोड़ा पैसा ले लेके आप क्या करिएगा। इस तरह का मतलब नीट वाला जो रिसेंट स्कैम है, हाँ, नीट वाले में इतना पैसा इकट्ठा हुआ कि आज मिनिस्टर भी कह रहा है कि नीट कैंसिल नहीं होगा, क्योंकि वो सारा पैसा डूबा। और 7 क्लास फेल 8 क्लास फेल मिनिस्टर बनेंगे तो रिफॉर्म कहाँ से आएगा। और क्रिमिनल लोग जब ये क्रिमिनल लोग जो बनेंगे जिनमें कोई मोरल ही नहीं है, उसके बाप जेल में है, सब कुछ है, तो और उसके बाद वो मंत्री बना हुआ है और आराम से हवाई जहाज से हेलीकॉप्टर से आता है और वो खूब बढ़िया मस्ती में है। तो पढ़ने की जरूरत ही क्या है, पढ़ने की जरूरत ही क्या है। बिहार में उप चीफ मिनिस्टर है, 9वीं पास है, कितना नाम अभी आ रहा है उनका कि कहाँ कहाँ इन्वॉल्व है। देखिए आराम से जनता वोट देती है, उनको जिताती है। प्रसाद साहब कुछ बोलना चाह रहे हैं? जी 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 जी। हाँ, प्रसाद साहब आप कुछ बोलना चाह रहे हैं? आप यहाँ बोलने के लिए तो मन में बहुत सारी बातें हैं, क्योंकि ये बड़ा अच्छा लग रहा है, मुझे भी सीखने को मिल रहा है। जी देखिए, हम लोग कुछ पैरामीटर्स को हम लोगों को विजुअलाइज करना होगा। सीरियस बात है। पैरामीटर्स तो ये है कि आपने कहा ना एक बार कि बचपन नष्ट हो रहा है, बचपन के नष्ट होने की बात आप कही। तो मुझे याद है कि तो जब बचपन में मीठापुर में पढ़ रहे थे, तो जैसे ही ऑफिस से स्कूल से घर पहुंचते थे, तो उसके बाद खाना खा करके हार्डिंग पार्क वॉज द नियरेस्ट पार्क, और वहाँ पर फुटबॉल के 3-4 टीम तो जरूर एक साथ खेलते थे। तो जल्दी जल्दी खाना खा करके हम लोग जाते थे, खेलने वाले खेलते थे, नहीं तो बाहर से देखते थे, चिनिया बादाम खाते थे। समय का जो का इस्तेमाल होता था, उससे शरीर को तो उस समय फायदा हुआ, दौड़ के गए, खेल में भाग लिया। आज तो वो सुविधा नहीं है। नहीं। अब क्यों नहीं है? क्या पैसा नहीं है हमारे पास? सरकार के पास पैसा नहीं है कि हर पंचायत को फुटबॉल फील्ड यहाँ बना दें, या बैडमिंटन खेलने के लिए या वॉलीबॉल खेलने के लिए जो इंफ्रास्ट्रक्चर है तो हर पंचायत को बना दें। ऐसी कोई पहल क्यों नहीं हुई है? और उसको कितना खर्चा होगा, एक बात। अब रही बात की शिक्षा के बारे में, तो आपने सभी लोगों ने करीब कहा, ये बात पर सबकी सहमति है कि आज के शिक्षक से हम
अच्छी शिक्षा की उम्मीद नहीं रखते हैं। हम लोगों के ज़माने में भी ऐसा नहीं था कि 100% शिक्षक बहुत ही हमको बराबर और उनकी विद्वता और उनकी क्षमता एकदम बहुत ऊंचे क्वालिटी की होती हो, नहीं। लेकिन हाँ, 10%, 15%, 20% जो टीचर्स थे इतने अच्छे थे कि विषय से लगाव हो जाता था, और वो लगाव थोड़े दिन के लिए, स्कूल के भर के लिए नहीं, वो आगे जीवन तक वो चलता था। अगर हिंदी में या अंग्रेजी में उन्होंने उनके वजह अच्छे शिक्षक मिल गए तो सारी जिंदगी हम लोग जरूर सोचते हैं कि अच्छा, ये भाषा हमारी अच्छी थी स्कूल में, तो अभी भी अच्छी ही है, और इसको और अच्छी करने का हमारी इच्छा होती रहती है, अभी भी। तो इसका श्रेय तो सब उन शिक्षकों का ही जाता है जिन्होंने अच्छी पढ़ाई दी, हम लोग को अच्छी शिक्षा दी। तो अब मैं आता हूं कि आपके सिस्टम जो है अभी, वो सिस्टम तो ऐसा हो गया है कि उसमें ऑब्जेक्टिव टाइप जो सिस्टम है, टिक मार्क करने का, 5 में से 1 करेक्ट होगा, आंख मूंद करके भी कभी कभी मेरा ख्याल है सब 80%। तभी तो उस लेडी की बात आप बता रहे कि 99% कैसे आया। 99% ऐसे ही आता है, टिक मार्क करने से करेक्ट होता है। लेकिन ये जरूरी है कि हमारा ज्ञान चाहे स्कूल से मिलता हो, या किताब पढ़ने से बनता हो, या माता पिता के ध्यान देने से बनता हो, या न्यूज़पेपर में का एडिटोरियल पढ़ने से बनता हो, मन से शिक्षा पाने की जो लालसा होती है, उसके वजह से हम लोग आगे बढ़ जाते हैं। कॉलेज में आप सब लोग पटना के रहने वाले लोग जानते होंगे कि उस समय एक सिन्हा लाइब्रेरी हुआ करती थी, अभी भी है, लेकिन अभी केवल बिल्डिंग है। उस समय बिल्डिंग में किताबें थी और लोग आते थे कॉलेज से भाग करके, कोचिंग क्लास में नहीं जाते थे, लाइब्रेरी में जाते थे और पढ़ते थे, फिर उसके बाद घर आते थे। तो आज अगर आप चाहे गांव में रहते हो या शहर में रहते हो, पटना जैसे शहर में रहते हो, आपकी इच्छा हुई कि आज जा करके हम लाइब्रेरी में पढ़ें, तो जब कोई है लाइब्रेरी दिखाई पड़ती है? अगर नहीं दिखाई पड़ती है तो ये किसकी जवाबदेही है? शिक्षा का स्टैंडर्ड बढ़ाने की बात सुनते हैं, बड़े चाव से सुनते हैं, लेकिन स्टैंडर्ड तो बढ़ता नहीं है। स्टैंडर्ड कैसे बढ़ेगा? आप सामने उनके बड़ी अच्छी बड़ी बढ़िया वर्ल्ड के बेस्ट क्वालिटी के किताब सामने रख दीजिए, उससे उनका कोई आकर्षण नहीं है। उनका आकर्षण है जो नोटबुक्स में कोचिंग इंस्टीट्यूट से लिख के ले आए हैं, उसको याद करना है, वही उनका एंड है। किताब बाकी सब जो है वो काला अक्षर भैंस बराबर। शेक्सपियर या मिल्टन या कीट्स, ये लोग जो है, they are meant to be thrown into the dustbin. They are not meant for even paying a small respect. किताब हाथ से अगर गिर गई तो उठा के जरा प्रणाम करके उसको ऊपर रखो, ये भी नहीं है। ये चीजें, इसके लिए हम किसको दोष देना चाहते हैं? अगर
ईमानदारी से सोचें तो ये सब उसी पैसे से हो सकता है जिस पैसे को आप बर्बाद करते हैं कई तरीके से, हर तरीके से, चोरी से भी बर्बाद करते हैं। सरकार बर्बाद करती है, सरकार के अफसर बर्बाद करते हैं, सरकार के मंत्रीगण बर्बाद करते हैं, हर व्यक्ति बर्बाद करता है। लेकिन एक अच्छी सी लाइब्रेरी, स्टैंडर्ड लाइब्रेरी, जिसका माहौल ऐसा हो किताबों के बीच, और ऐसा माहौल है, देखा है, आप लोगों ने देखा होगा, बहुत जगह देखा होगा, ऐसा माहौल कि एक बार उस लाइब्रेरी के प्रेमाइस में जाते हैं तो सब कुछ इतना इम्प्रेसिव लगता है कि मन में होता है, ऐसा नहीं कि कोई कहे कि हम भाई हमारा टाइम हो गया, अब चलो जल्दी हो गया, मन तो करता है कि हम बैठे रहे। ऐसे लाइब्रेरीज है, ये नहीं है कि मेरा मन करता है। आप भी जाएंगे ऐसी अच्छी लाइब्रेरी में, है हमारे हिंदुस्तान में भी ऐसी लाइब्रेरी है, नेशनल लाइब्रेरी कलकत्ता में है, वहाँ जाइए, अंदर चलिए। ये बात ठीक है कि वहाँ रिस्ट्रिक्शंस अलग बहुत हैं, अमेरिका में रिस्ट्रिक्शंस नहीं है। अमेरिका में आप किसी बड़े से बड़े लाइब्रेरी के बाहर से मेंबर बनने की ज़रूरत नहीं है। दुनिया के किसी कोने से आप आ रहे हो, आप जिस क्षण जाना चाहते हो, जो भी देखना चाहते हो, पढ़ना चाहते हो, सब की सुविधा आपको है, ना पैसे लगते हैं और हर तरह की सुविधा आपको मिल जाती है। मैंने अभी हाल में हम लोग ह्यूमन राइट्स की तरफ से एक मंत्री के पास गए थे हम, और ये प्रपोजल लेके गए थे कि हम लोगों को अगर हर पंचायत में नहीं तो कम से कम ब्लॉक लेवल पर एक अच्छी स्टैंडर्ड लाइब्रेरी स्थापित करनी चाहिए। पैसा भी बता दिया था कितना लगेगा। उनका जवाब था कि अरे आजकल ये फिजिकल लाइब्रेरी की जरूरत कहाँ है, अब सब तो इंटरनेट पर देख ही लेते हैं। आप पता करके देखें कि इंटरनेट पर अगर इंटरनेट पर आप लेट अस से 24 घंटे में जितना देर आप इंटरनेट पर देखते हैं तो पढ़ाई की चीजें कितने देर तक देखते हैं, ये तो उनको नहीं पता। ये तो पता उनको होना चाहिए था, लेकिन उन्होंने ये बात कह के इसकी उपयोगिता को ही चैलेंज कर दिया कि ये उपयोगी नहीं है, लाइब्रेरी की कोई जरूरत नहीं है यहाँ पर, इसलिए कि सब कुछ नेट पर अवेलेबल है और सबके पास मोबाइल है, तो लाइब्रेरी की क्या जरूरत है, हो गई बात, खत्म हो गई। तो जिन चीजों पर हमें ध्यान देना चाहिए उस पर तो हमें ध्यान देते नहीं है। जिस पर हमें को पैसा खर्चा करना चाहिए, और जितना खर्चा करें उतना ही वो भी कम पड़ेगा। शिक्षा के लिए आपने कहा भी, तो शिक्षा के ऊपर जितना खर्चा, अभी 6% की बात चलती है, 6% ऑफ जीडीपी, लेकिन अगर शिक्षा पर 15% खर्चा करने वाले देश हैं, क्यों नहीं खर्चा करते? ये जो प्रपोजल जिसकी बात हमने कही आपको, ह्यूमन राइट्स के तरफ से हमने दी थी, भेजा भी है, भेजने वो कहीं किसी डस्टबिन में पड़ा होगा, लेकिन इसमें यही बताया गया है। बहुत ज़माने पहले एसके डे साहब जब मेरे ख्याल नेहरू जी के कैबिनेट में वो कम्युनिटी डेवलपमेंट के मिनिस्टर थे, चंद्रेश्वर जी को याद होगा, एसके डे का तो नाम जरूर याद होगा। अब उस समय हम स्टूडेंट थे, एकदम ठीक से तो याद नहीं है, लेकिन कल्पना मैं कर रहा हूं कि उनका प्रयोजन था कि हर कम्युनिटी सेंटर
हो जिसमें स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स भी हो, जिसमें किसी की प्रतिभा अगर कला में हो या म्यूजिक में हो या किसी और तरह के, जैसे आप बता रहे थे कोई पोटेंशियल है, कोई काबिल लॉयर बन सकता है, कोई काबिल राइटर बन सकता है, तो इन सब के लिए एक इंफ्रास्ट्रक्चरल सपोर्ट की ज़रूरत तो होगी। वो तब इंटरनेट से नहीं मिलेगा, वो तो किताबों को पढ़ने से मिलेगा। और किताबें अगर अवेलेबल नहीं हैं या अगर अवेलेबल है एक्सेसिबल नहीं है तो बिल्कुल बेकार है। तो लाइब्रेरी का एक कॉन्सेप्ट अभी मैं लोग बड़ी आसानी से कह देते हैं कि लाइब्रेरी क्या जरूरत है, अब तो सब कुछ एवरीथिंग इज अवेलेबल ऑन नेट, बस बटन दबाइए और सारा ज्ञान आपको नेट से मिल जाएगा। सब इस बात को कह करके एक उसकी उपयोगिता को नकार देते हैं, और यही हमारी सबसे बड़ी गलती होती है। हमने कुछ छोड़ा ही नहीं है बच्चों के लिए, जिस उम्र में उनको जो सही रास्ते पर जो खुद वो चलने वाले हैं उसको बंद कर दिया है, उस पर नजर नहीं जा रही है। तो नीट का जो स्कैम है अगर हुआ है तो इसमें आश्चर्य क्या है? तो वी नीड टू गिव अटेंशन टू preparing the infrastructure so that children at every age they have access to whatever, either books or sports materials or art and craft materials. They must be accessible to them at their asking, or not even asking. It should be available to them. इस पर ध्यान देने के लिए मैंने देखा अभी उसको कैलकुलेट करके कि कितना खर्चा लगेगा डिस्ट्रिक्ट लेवल में, तो मेरा ख्याल है करीब 30-32 करोड़ में 30-32 करोड़ खर्चे में हमारे पूरे बिहार प्रांत में हर डिस्ट्रिक्ट लेवल में कम से कम हो सकता है कि ब्लॉक लेवल में भी अच्छी ग्लोबल स्टैंडर्ड की लाइब्रेरी बन सकती है और लोग उसमें अट्रैक्ट हो सकते हैं। स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बन सकता है, लोग उसमें अट्रैक्ट हो सकते हैं। म्यूजिक एंड क्राफ्ट में जिसका इंटरेस्ट है वो भी उसके लिए भी हो सकता है। लेकिन इन चीज़ों की तरफ हमारे पॉलिसी मेकर्स का ध्यान होना चाहिए और सबसे बड़ा जनता का प्रेशर होना चाहिए। आप जैसे लोगों का प्रेशर होना चाहिए, हम लोगों के जैसे लोगों का प्रेशर होना चाहिए। इतना ही बात है हमको कहना था, कोई खास और तो है नहीं मेरे लिए। थैंक यू। हमारे बीच अभी डॉक्टर विद्यानाथ झा जी विद्वान आ गए हैं और डॉक्टर अभय कृष्णन जी भी हैं उदयपुर से। अभय कृष्णन जी कुछ बोलेंगे क्या? अभय कृष्णन जी आप बोलेंगे क्या बच्चों के बारे में? इतनी बढ़िया चर्चा हुई आज, ये भी यादगार चर्चा हुआ, एकदम यादगार चर्चा हुआ और हर पहलू पर भट्ट साहब ने इतना बढ़िया बोला कि हम उसको वर्णन नहीं कर सकते। विद्यानाथ झा जी लेट आए लेकिन सुनते तो उनको भी बड़ा अच्छा लगता है। उनके स्तर का, उनके जितने बड़े विद्वान उनके स्तर की चर्चा हुई आज। तो हम विद्यानाथ झा जी को भी सुनते हैं और अभयनाथ जी को भी सुनेंगे। अभय कृष्णन जी उदयपुर से, बोलिए सर। आप सबको नमस्कार सर। हाँ जी नमस्कार। सर्वप्रथम सर बहुत ही बेहतरीन जानकारी उन्होंने शेयर की। वो कहते हैं ना दिमाग की बत्ती जगाना, इनके शब्दों में वो चीजें थी। कई चीजें क्या होती है कि छुपी हुई होती हैं, लोग उसको एहसास नहीं करते। बट आज इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से इन्होंने जो अपनी जानकारियां शेयर की, कई बातों पे इन्होंने फोकस किया है, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। मैं इस मामले में कुछ बोलना चाहूंगा सर। मुझे
2011 की बात है। मैं ऑफिस से आया, मैं नागपुर में था उस वक्त, महाजनको के पावर पॉइंट में था। तो ऑफिस से घर आया तो मेरी वाइफ, मेरी बच्ची उस पर करीब 2.5 साल की होगी, तो मेरी वाइफ ने उसको एक थप्पड़ लगा दिया किसी काम को लेके। तो मैं, वो एकदम धीरे से मारी हो मजाक में, लेकिन मेरी बच्ची का रिप्लाई डिफरेंट था। मेरी बच्ची ने एक शब्द यूज किया, और मारो और पीटो मुझको। ये सुन के मैं 2011 की बात को, उस वक्त मेरा दिमाग खुल गया कि कुछ तो बात है, इतनी छोटी बच्ची इस तरीके का जवाब कैसे दे रही है। फिर मैं बहुत अंडरस्टैंड किया, करने बाद उसको स्कूल में एडमिशन करवाया। उसको घर का अपना, मैंने कहा हम थे, मेरी वाइफ और मेरी बच्ची, 3 ही आदमी। उसको थोड़ा सा एंगेज किया, फिर उसको जूडो कराटे में, जो जैसा सर ने बताया कि थोड़ा सा स्पोर्ट्स में भी बच्चे को देना चाहिए, जूडो कराटे में। आज भगवान की दुआ से हमारी बच्ची जो स्टेट लेवल और नेशनल लेवल पे पार्टिसिपेट करती है अपने स्कूल की तरफ से ताइक्वांडो में। तो ये चीजें मैंने देखा है कि जो अपने आसपास के जो माहौल है ना, आप कितने भी अच्छे क्यों ना हो, ये कहने की बात है कि हीरा कुएं में मिलता है, कीचड़ में कमल खिलता, बात है। लेकिन ये भी बात सही है कि आपके आसपास का माहौल आपके व्यक्तित्व को डैमेज तो करते हैं। आप बच्चे को कुछ और सिखाएंगे, बस आसपास के जो माहौल में, जब बच्चे उस माहौल में जाएंगे खेलने कूदने को, वहां कुछ और सीख के आएंगे। तो ये तो चीजें हैं कि गार्जियनशिप में टीचर ही नहीं, टीचर ही जो सिर्फ इसके, टीचर का क्या है सर, वो तो बेचारे सिर्फ 6 घंटे के लिए आपके बच्चों के साथ में, वो अपनी जानकारी दे सकते हैं। सरकार ने जो नियम बना दिया कि सीधा जेल भेजो, नौकरी से देखा, तो सही होगा आपने, तो कोई भी सबसे पहले तो अपनी रोजी रोटी बचाने की कोशिश करता है। लेकिन जो सबसे ज्यादा जो बच्चे की एजुकेशन है अपनी सोसाइटी और अपने परिवार के बीच में। और ये भी बात सही है कि आजकल माँ बाप को बोलो या भाई बहन को बोलो, किसी के पास टाइम नहीं है एक दूसरे को प्रॉब्लम को समझने का। तो यहाँ पे माँ बाप को भी सब थोड़ा सा देखना चाहिए, बच्चे किस रास्ते से जा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं, कैसे जा रहे हैं। रही बात न्यू सोसाइटी, जो सर ने बताया व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी हुई है, आजकल क्या से ये सब इतनी ज्यादा चीजें चलित हो गई है कि समाज में खुद की एक रिक्वायरमेंट बन गई है, आप इसके बिना जी नहीं सकते। पता नहीं इन चीजों में क्या छिपा हुआ है। तो मैं तो अपने बच्चों को क्या करता हूँ कि आज के डेट में, आज भी मैं अपने बच्ची को सिर्फ एक मोबाइल देता हूँ जिसमें कि नेटवर्क जो छोटा वाला जो आता है 2000 रुपए का, सिर्फ वो वाला ही दिया हूँ उसको आने और जाने के लिए, वो भी स्कूल के परमिशन से। तो इन चीजों को इस तरीके से हम कंट्रोल कर सकते हैं। और बहुत सारी चीजें ऐसा, कभी मुझे मौका मिला तो मैं भी दिखाऊंगा कि मोबाइल का जो रेडिएशन है किस तरीके से दिमाग को इफेक्ट करता है। क्योंकि मैं सेफ्टी डिपार्टमेंट से बिलोंग करता हूँ, तो थोड़ा सा इन सब चीजों को थोड़ी बहुत मैं पढ़ते रहता हूँ। तो कभी मैं बताऊंगा इन चीजों को, कैसे मोबाइल रेडिएशन बच्चों को, बच्चे की आदतों को इफेक्ट करता है डिफरेंट टाइप से। लेकिन सर ने जो बताई, बहुत अच्छी जानकारी बताई और एक नॉलेजेबल पार्ट है सीखने के लिए सर। सर को बहुत बहुत धन्यवाद सर, और आपके इस प्लेटफॉर्म को बहुत बहुत शुक्रिया सर जो पार्टिसिपेट होने का मौका मिला। थैंक यू सर। थैंक यू सर, थैंक यू सर। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। और सभी ने अच्छी अच्छी जानकारी दी। एक चीज भट्ट साहब ने बहुत अच्छा बताया कि किस तरह की साइकोलॉजी है, किस तरह का लड़का कैसे पढ़ रहा है, कैसे व्यवहार कर रहा है, उस तरह का आदमी कैसे निकलता है। ये गार्जियन को अब सोचना चाहिए, समझना चाहिए। टीचर को भी जो जैसा है उसको उसी तरह का काम में लगाना चाहिए, तो लड़कों की उन्नति होती है। ये बात बहुत बढ़िया उन्होंने बताया था एस.एम. भट्ट साहब, ये हमारे दिमाग में बहुत अच्छा जचा। और प्राय, और हो सकता है कि हमारे सारे विद्वानों में ये बात बहुत पसंद आई होगी कि ये लड़का ऐसे बनेगा, ये लड़का ऐसे बनता था, ये लड़का इस तरह का था तो ऐसे बनता था। तो ये तरह ये चीज पहले लोग करते थे। मैथमेटिशियन बन गया कोई, IAS बन गया कोई, चार्टर्ड अकाउंटेंट बन गया कोई, डॉक्टर बन गया, और उसको ऐसा माहौल देते थे और जिस तरह की उसका नेचर होता था, जिस तरह का स्टडी होता था, उसका लाइन खोल देते थे। अब तो बच्चे पेरेंट्स ही
शराब पिलाते हैं, पेरेंट्स ही मोबाइल दे देते हैं, इंटरनेट वाला, उससे लड़के बिगड़ते हैं। इस पर हम लोगों ने बहुत चर्चा कर ली, लेकिन अब हम डॉक्टर विद्यानाथ झा जी, विद्वान साहब जिन्होंने रेज किया है, ये इंटरनेशनल स्तर के विद्वान हैं, उनको बहुत बहुत धन्यवाद। वो आ गए, हमारे वेबिनार की शोभा बढ़ गई। तो विद्यानाथ झा जी, आप क्या बोलेंगे ये बच्चों के उन्नति का, मेंटल स्तर के वो ऊंचा उठाने के लिए? बहुत सारी, इसके रिकॉर्डिंग को जरूर सुनिएगा, बहुत मजा आएगा। बहुत सही सही बात उन्होंने कहा, लेकिन हम लोगों को एक बात करने की जरूरत है कि इसको इम्प्लीमेंट कैसे करें, हम इसको कैसे प्रैक्टिकल दुनिया में लिया करके दुनिया बदलने का काम कैसे शुरू करें, इस बात को हम लोग सोचें। और फिर से, जैसे आपने वो बताया कि नालंदा यूनिवर्सिटी फिर खुल रहा है, पुरानी परंपरा गुरुकुल वगैरह सब, और विदेशी लोग ये इस तरह का माहौल बना रहे हैं, और विदेशी लोग हमारे कल्चर को अडॉप्ट कर रहे हैं। और हमारे माँ बाप, हमने तो एक लड़का देखा पंजाबी का, मतलब वो कलकत्ते में शराब पी रहा था, अब बाप ने कहा कि बेटा तू भी थोड़ा पी ले, तो बेटा बोलता है कि अपनी बहू को पिलाओ, तो बोला बैठ शाला, ऐसे करके ये बाप बेटे में मजाक चल रही है। हमने कहा कि अरे ये कैसा मतलब सिस्टम बनता चला जा रहा है, मॉडर्न है, प्रैक्टिकल है। और आप यदि हमारे इसमें आते, हम तो बड़े बड़े पार्टी को आयोजन करते थे वैलिडेशन, और उसमें हमारे ही आयोजन में हमारे लोगों को बोल कर के लोग शराब भी मंगा लेते थे और बोलते थे कि अमिताभ सर आप तो सब कुछ करते हैं, लेकिन इतनी बड़ी बड़ी पार्टी में रहने के लिए शराब पीना जरूरी है, आप कैसे इसमें एडजस्ट कर लेते हो? हम बोले यार तुम लोगों के शराब को छुड़ाने के लिए हम इसमें आते हैं, ये क्या हमारे पार्टी में तुम लोग ये शराब ले आते हो, ये इस तरह की बात करते हो? तो बोला सर वो सब पुराना जमाना है, अब जल्दी जल्दी बदलिए, जल्दी जल्दी बदलिए। तो विद्यानाथ झा जी, सभी लोगों को यथायोग्य प्रणाम, नमस्कार। मैं थोड़ा सा क्षमा प्रार्थी हूँ, लेट ज्वाइन किया हमने। अभी ये आज रेन फॉरेस्ट डे था और डॉक्टर उमाशंकर सिंह जी का प्रोग्राम चल रहा था, तो मैं उसी में था, इसलिए लेट हो गया। इसीलिए डॉक्टर उमाशंकर कल बोलेंगे हम लोगों के यहाँ रेल पर, कल कल आज उनका एक दूसरा प्रोग्राम था, तो उनको मैं सुनना चाहता था, इसीलिए लेट हो गया। वो वही प्रोग्राम आकर हम लोगों के वेबिनार में डॉक्टर अभय उमाशंकर जी बोलेंगे, बहुत अच्छा लगेगा। कल सभी कोई रहिएगा, ज्यादा से ज्यादा लोग सुनेंगे, हमारे सारे विद्वान सुनेंगे। कल उमाशंकर जी बोलेंगे। बहुत प्रोग्राम तो मैं सुन नहीं पाया, लेकिन प्रसाद सर का चल रहा था, उनके विचार चल रहे थे, उसमें से मैंने कुछ बातें सुनी। मैं केवल दो बातें कहना चाहता हूँ कि मेरा गांव दरभंगा में केवटी गांव में है, और मेरा गांव उस हिसाब से 1924 में ही हमारे गांव के स्वतंत्रता सेनानी थे श्री नारायण दास जी, प्रसाद साहब हो सकता है उनको जानते हो, फर्स्ट 3 टर्म दरभंगा के वो MP थे, और मेरा गांव लीड करता था फ्रीडम मूवमेंट में, और उन्होंने 1924 में ही सरस्वती पुस्तकालय की स्थापना की। आज भी वो पुस्तकालय चल रहा है, और हमारे गांव में शिक्षा के प्रचार प्रसार में उसका बहुत बड़ा योगदान है, खास करके बच्चों को लेकर के। और वो जो उन्होंने प्रेरणा दी, हम लोगों ने भी प्राथमिक पढ़ाई गांव से ही की, और संयुक्त परिवार था। संयुक्त परिवार का अपना महत्व होता है बच्चों को बनाने में। माँ बाप यदि मान लीजिए कहीं ठीक से काम नहीं कर रहे हैं अपने बच्चों के प्रति, तो संयुक्त परिवार संभालता था, तो उसका तो अब धीरे धीरे क्षरण हो रहा है। हम लोग बहुत आगे बढ़ गए हैं, इन बातों से आगे बढ़ गए हैं। दूसरी बात मैंने पढ़ी थी, नाम तो मुझे नहीं याद आ रहा है, दिल्ली सेक्रेटेरिएट में कार्यरत एक व्यक्ति ने दिल्ली के पेरीफेरी में, उधर गाजियाबाद इस सब को लेते हुए लाइब्रेरी का मूवमेंट शुरू किया, और उनके प्रयास से कई जगह ग्रामीण क्षेत्रों में लाइब्रेरी खुल गई, और वो लाइब्रेरी कार्यरत है हर जगह। तो उसने भी एक बहुत बड़ी क्रांति की। तो पुस्तकालय की जो बात कही गई है वो अपने आप में बहुत ही समीचीन है। कुछ भी इंटरनेट हो जाए, कुछ भी हो जाए, तो जो हमारी फिजिकल हार्ड कॉपी जो हमारी किताब है, उसका मतलब रिप्लेसमेंट
इंटरनेट से नहीं हो सकता है, एकदम नहीं हो सकता है। उस एज में तो नहीं हो सकता है, अभी भी हम लोग दिक्कत महसूस कर रहे हैं। हालांकि हाँ, जो बहुत सारी जरूरतों की पूर्ति करता है, सप्लीमेंट करता है, कम्प्लीमेंट करता है, वो सब करता है, लेकिन पुस्तकें अपने आप में पुस्तकें हैं। हार्ड कॉपी जैसे शिक्षक को पूरी तरह से रिप्लेस नहीं किया जा सकता, उसी तरह से पुस्तकों को भी पूरी तरह से रिप्लेस नहीं किया जा सकता। और यही कहा कि इतना ही मैं कहना चाह रहा था। बहुत ही समीचीन आज का विषय था, जिस पर इतनी गंभीर चर्चा इतनी देर तक हुई है। सभी लोगों को धन्यवाद। बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा। और विद्यानाथ झा जी भी आ जाते हैं तो बहुत अच्छा माहौल बन जाता है। विनय जी आप कुछ बोलेंगे क्या? विनय शुक्ला जी आप कुछ बोलेंगे? एकदम नहीं। अच्छा, विद्यानाथ जी आप और कुछ बोलना चाहते हैं क्या? अच्छा, ऑटोमेटिकली पता नहीं क्या हो जाता है। अच्छा। अब हम अपने समापन गुरु क्या और ये मतलब अमृत बाणी उनका सुनना चाहेंगे, चंद्रेश्वर खान साहब का। चंद्रेश्वर खान की अमृत बाणी अब हम लोग सुनेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। और बहुत अच्छा प्रोग्राम रहा, बहुत अच्छा क्वालिटी वाला प्रोग्राम रहा, बहुत सुंदर। डॉक्टर भट्ट को प्रणाम और साधुवाद। उनके वक्तव्य के दौरान, प्रसाद साहब के वक्तव्य के दौरान, और जो डॉक्टर झा ने कहा और हमारे यंग फ्रेंड ने जो कहा, और वो सेफ्टी के बारे में जो उन्होंने सुझाव दिया था, कभी अमिताभ जी उसको रखा जाए। पूरे व्याख्यान जब डॉक्टर भट्ट दे रहे थे, मेरी चिंता बहुत बढ़ गई, क्योंकि हम लोगों ने जिस प्रकार की शिक्षा प्राप्त की, जो क्वालिटी एजुकेशन प्राप्त किया, जो शिक्षकों को सम्मान दिया, और शिक्षकों ने हम लोगों को जिस तरह से पाल पोस करके बड़ा किया, गुरुकुल के प्रोडक्ट हैं हम लोग। और अभी भी चाहे उम्र में हमसे छोटे हों, पिछले साल विद्यालय दिवस पर हमको बुलाया गया था सम्मानित करने के लिए अपने नेत्रहाट विद्यालय। तो जब मैं गया तो मैं अभय कृष्ण जी का भी मैं चेहरा देख रहा हूँ कि बच्चे की चिंता को। जब मैं गया तो अभी जो वहाँ प्रिंसिपल थे, उनसे बहुत छोटे हैं, उनको हमने पैर छू के प्रणाम किया। उन्होंने मुझे मना किया। हम बोले, प्रधान जी, यदि मेरा बेटा भी यहाँ का प्रिंसिपल बने, प्रधान जी बने, और मैं यहाँ आऊंगा, तो मैं अपने बेटे को पैर छू करके प्रणाम करूँ। ये दूसरी बात है कि घर पे वो मेरा बेटा है। ये सम्मान। और जब अपने अपने आश्रम में गए, हर जगह शिक्षा बड़ी अच्छी तरीके से जिस भाव से चल रहा था, डॉक्टर भट्ट को हम बहुत धन्यवाद देंगे कि चाणक्य ने बहुत पहले कहा था कि शिक्षकों के सम्मान को देख करके आप इसका अंदाज लगा सकते हैं कि ये देश मुक्त रहेगा या गुलाम रहेगा। मुक्त के देश में मुझे लगता है कि देश कहीं गुलाम होता है, क्योंकि शिक्षकों का जहां सम्मान नहीं है, वहां कई तरह की विचित्रता आती है। कुछ हम लोगों के नजर के सामने हुआ, उन्होंने जो समाज का विहंगम दृश्य दिखाया उत्तर दिया कि उनको खाना खिलवाने में लगा दिया गया। तो वो खाना खिलवाएंगे, पढ़ाएंगे, वो काम और किसी तरीके से करना चाहिए। बहुत सारी बातें हैं जो हुआ है, या शिक्षा को विकृति करके उसको व्यवसायीकरण। अभी हेल्थ एंड एजुकेशन हैज बिकम द बिगेस्ट बिजनेस। मैं चाहूंगा अमिताभ जी
कि पहले से बोल करके एक दिन 5 से 9 बजे तक, तो 5 से 8:30 ही रखिए, क्योंकि खाने के समय में बहुत देर हो जाएगा। जिनको पहले से जो तैयार होते हैं, और हम लोग भी सोच करके आए, क्योंकि डॉक्टर भट्ट ने वास्तविकता का चित्रण करके हिला दिया है, क्योंकि जो रियलिटी है वो रियलिटी है। और ये भी मैं डॉक्टर भट्ट को सुझाव, मतलब उनसे बाद में उनसे बातचीत करूंगा कि ये जैसा समाज होगा उसी तरह का साहित्य होने लगता है। व्यवस्था जो है वो शिक्षा प्रेमी के हाथ में है ही नहीं। व्यवस्था को हमने मानो बेच दिया है, और उन पर जिनका वर्चस्व है उनको अपने व्यवसाय से लेना देना है, शिक्षा से लेना देना नहीं। शिक्षा क्या है इस पर यदि बहुत तेजी से ध्यान नहीं दिया गया तो ये हम सबों के लिए बहुत घाटे का सौदा होगा। और आपने जिस बेबाक तरीके से चीजों को समझाया, सारी चीजें आपने सच कही हैं, लेकिन और भी सत्य है। जिन चीजों को हमें समझना है, आपने जो आंख खुलवाया है, आपने जो कहा है, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आप बहुआयामी व्यक्तित्व के धनी हैं। शिक्षा पर आपकी इतनी पकड़ है। मैं तो डॉक्टर के रूप में तभी आप इतना नए नए कार्यों को कर रहे हैं, दोनों के आप समन्वय है। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और अमिताभ जी से आग्रह, अखौरी साहब यहाँ बैठे हुए हैं, इस उम्र में भी वो लाइब्रेरी की बात कर रहे हैं। जिस गांव में पुस्तकालय नहीं है, पुस्तक नहीं है, शिक्षक नहीं है, वो गांव ही नहीं है। और यदि बिगाड़ना हो तो ये सब को हटाते थे। शिक्षक पहले जब एक आते थे तो पूरा गांव व्यवस्थित हो जाता था। वही गांव है। लेकिन मैं समापन करना चाहूंगा कि जिनको भी शिक्षा में रुचि है उनको निराश होने से काम नहीं चलेगा। जहां मौका लगे अच्छे इनपुट को दिया जाए, उसका भी प्रभाव देखा जाए। एकदम कम नहीं हुआ है, लेकिन आपने जो शिक्षक और डॉक्टर जैसा आंख खोलने का काम किया, उसके लिए आपको बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच, इतना सम्मान देने के लिए। थैंक यू जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आशीर्वाद चाहिए सर आपका। और हम भट्ट साहब से अनुरोध करेंगे कि खान साहब ऐसे विद्वान आदमी ने जो एक प्रस्ताव रखा है उसको हम लोग पालन करेंगे, और एक शिक्षा वर्तमान स्थिति और उसका विकास, इस पर हम लोग चर्चा करेंगे। और भट्ट साहब उसमें मेन स्पीकर होंगे, क्योंकि जितना गहराई से जितना आपने हर सूक्ष्म बात को रखा है, वो तो हम लोगों ने कल्पना नहीं किया था कि आप तो डॉक्टर थे और इतनी बढ़िया से और इतना बढ़िया से बच्चों के दिमाग के स्तर को ऊंचा करने की बात और वर्तमान व्यवस्था का जो जिक्र किया आपने, बहुत अच्छा लगा। हम लोग का समय सार्थक हो गया। प्रसाद साहब बोल रहे थे कि शनिवार रविवार को हम लोगों को वेबिनार का इंतजार रहता है। ये हम लोगों के लिए बहुत सौभाग्य की बात है। तो हम लोग, और खान साहब ने कहा कि इस पर एक चर्चा 5 बजे से 8 बजे तक किया जाए, तो 5 बजे से 8 बजे तक हम एक बार रखेंगे, जिसमें मुख्य वक्ता भट्ट साहब ही होंगे, क्योंकि उनके पास ये सब पावर पॉइंट भी वो बना लेते हैं और इतना बढ़िया उसका साइंटिफिक और व्यवहारिक रीजन देते हैं, वो शायद सबके बस की बात नहीं है। तो हम लोग भट्ट साहब का से अनुरोध करेंगे कि खान साहब के प्रस्ताव को स्वीकारा जाए।
तो क्या हम लोग रख सकते हैं ना भट्ट साहब? रख सकते हैं सर। 5 बजे तक तो दिक्कत है। 6 बजे के बाद 6:30 बजे से अगर करेंगे तो थोड़ा सा हाँ रिलैक्स रहेगा, क्योंकि मैं ठीक फिर है, हाँ आता हूँ ठीक है। ऑफिस से। जी ठीक है। हाँ 6 बजे के बाद, और हम थोड़ा सा दिल्ली के मतलब पहुंचे हुए लोगों को भी निमंत्रण देंगे। वैसे तो हम सब जगह खबर करते हैं, लेकिन आज अच्छा कल भी सब लोग आइएगा। कल IFS उमा शंकर जी बोलेंगे रेल पर, जो आज उन्होंने एक क्रिएटिव ग्रुप में बोला है वही कल वो बोलेंगे। हो सकता है कि आज अपना वीडियो भी, एडवर्टाइजिंग वीडियो भी बना के वो भेजें, तो उसको हम प्रचार आज शुरू कर देंगे। और कल का भी बहुत अच्छा लेक्चर रहेगा, क्योंकि उमा शंकर जी बहुत अच्छे वक्ता हैं, तो उनकी बात सर, कल मेरा हम एक लोग सुनेंगे। छोटा सा निवेदन था हाँ कि इसमें से जो शिक्षाविदों का अगर आगमन हो इस वेबिनार में बहुत सारे, और उसका जो हाँ कंक्लूडरी रिमार्क हो कि क्या हमें 5 साल के लिए चाहिए हमारे देश को, किस तरह का विजन मिशन होना चाहिए, ड्राफ्टेड उस कंक्लूजन का अगर हम भेज सकें एजुकेशन मिनिस्ट्री, HRD मिनिस्ट्री और प्राइम मिनिस्टर साहब को, तो शायद उनके लिए बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी होगा कि ये चीज़ें लेखना और ये विद्वान जनों ने ये डिस्कस करके और हमारे देश के हिसाब से क्या चीज़ें इनकॉर्पोरेट हो सकती हैं अगर हम देंगे, तो शायद वो इनकॉर्पोरेट करके दशा और दिशा को भी बदलने का प्रयास करेंगे। अदरवाइज ये डिस्कशन के मंच तक ही रह जाएगा, वो प्रयास असफल हो जाएगा। जी सर। नहीं, ये मैं चेष्टा करूंगा, और हम प्रसाद साहब से भी अनुरोध करेंगे, और हम भी अनुरोध करेंगे कि विजय प्रकाश साहब से हम लोग दोनों मिलकर के विजय प्रकाश साहब को इस दुनिया में इस वेबिनार में लाने का चेष्टा करेंगे, जिसमें मुख्य वक्ता आप ही होंगे भट्ट साहब, जी और जी हम लोग उनको बुला करके और शिक्षा के स्तर को ऊंचा उठाने का इम्प्लीमेंटेशन का जब भी चेष्टा करेंगे। ये खान साहब की भी इच्छा है, आपकी भी इच्छा है, और हम लोग एक सार्थक व्यवस्था करेंगे। केवल चर्चा की बात नहीं रहेगी, और हम उसको प्रैक्टिकल रूप देना चाहेंगे। और इसी के साथ जी सभी को प्रणाम। आज नागेश्वर झा जी की गुरु वंदना हमारी छूट गई। ये गुरु वंदना वो लोग लिखे थे कि हाँ वो आते तो अच्छा रहता, तो ठीक है, अगली बार फिर उनका इंतजार करेंगे। तो सभी को प्रणाम। कल फिर 7 बजे हम लोग मिलेंगे। प्रणाम प्रणाम प्रणाम। ठीक है सर, थैंक यू डॉक्टर सर, भट्ट को गुड नाइट गुरु सर, के रूप में उनका वंदन, अभिनंदन डॉक्टर और नमन। डॉक्टर भट्ट को बहुत बहुत थैंक यू सो मच धन्यवाद, सर, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। और अभय कृष्णन जी भी आए उदयपुर से, बहुत अच्छा लगा, उन्होंने भी थोड़े देर में अभय बहुत कृष्णन अच्छी जी अच्छी को भी बातें पूछे बताई। विनय जी शुक्ला जी आप भी बोला करिए, जी। तो आपको भी बहुत ज्ञान हो गया होगा, आप इतने दिन से हमारे इसमें जुड़े हैं। जोशी जी को भी बहुत बहुत धन्यवाद। जोशी जी को बहुत बहुत, हाँ आप रेज किया हैंड, बोलिए सर जोशी जी। अरे वही मैंने कहा कि जोशी जी कुछ बोलना ये चाह रहे हैं। शुक्ला जी को भी कहिएगा कि ये भी कुछ बोले हैं। हाँ तो बोल, तो कब से बोल रहे हैं, हर बार बोलते हैं, नहीं बोल रहे हैं तो। नहीं नहीं, चुप रहने से काम नहीं चलेगा। इतने सीनियर होंगे, चुपचाप बैठेंगे कैसे चलेगा? हाँ जो कुछ भी तो बोलिए विनय शुक्ला जी, धन्यवाद भी तो दे दीजिए कम से कम। चलिए कोई सर ठीक बात है नहीं, तो, छोड़ दीजिए इनको। हाँ तो अब विनय जी ठीक जो है, हम काम कर लोग रहे हैं उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वो बहुत बोल बहुत रहे थे, धन्यवाद। काम पूरा बहुत सुंदर कर रहे हैं। बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, और जी हमारे वेबिनार को जीवित रख रहे हैं। तो जी। हम लोग कल फिर नए उत्साह से मिलेंगे। सभी को हम चाहेंगे कि आप सब लोग जरूर आइएगा। तुरंत खाओगे ना, वही खत्म हो हाँ गई, हाँ हाँ। खत्म हो गई। दे दे, जल्दी से दे दे फटाफट।